हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया से आप मेरी रिवीजन फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। और बहुत फ़ायदा आपको हो रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। कंसेप्चुअली आपको फ़ायदा हो रहा होगा, कवरेज वाइज भी आई थिंक फ़ायदा हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए सर, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इसी से कनेक्टेड सिमिलर, जो कॉन्सेप्चुअली सिमिलर है वो है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये दो टॉपिक आज हम थ्योरी और एमसीक्यू पढ़ेंगे। क्लियर है? अब कुछ ओल्ड सिलेबस के जो बच्चे हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर फुल क्वेश्चन भी लो। अब कुछ फुल क्वेश्चंस ओल्ड में ऐसे आ रहे हैं, इस लेवल के आ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो न्यू सिलेबस वालों को करने चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। न्यू में भी बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, न्यू सिलेबस में भी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोगों को प्रैक्टिकल से डर लगता है, तो मैं कह रहा हूं वैसे बच्चों को इतने टफ क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। जिनको इंटरेस्ट आता है, जिनका मैथ्स अच्छा है, जो खुद होके करना चाहते हैं, वो लोग फुल क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको फायदा होगा। बट अगर आपको फियर है, मैथमेटिक्स का फियर है, लंबे लंबे क्वेश्चन देख के आपको डर लगता है, या आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को फुल क्वेश्चन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन मेरी इच्छा है कि मैं लूं फुल क्वेश्चंस, बट ये सीरीज जो चल रही है सर, ये न्यू सिलेबस की है। इट्स अ फैक्ट कि ये न्यू सिलेबस की सीरीज है। इसमें अब मैं नहीं चाहता कि ओल्ड का जबरदस्ती कुछ ऐसा कंटेंट डालूं को जो सिर्फ ओल्ड के लिए रेलिवेंट हो और न्यू के लिए रेलिवेंट ही ना हो। तो ये भी मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि वो मैं मेरे चैनल पे ले लूंगा, ठीक है। ये सीरीज प्रॉपर चलने देते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर टाइम वाइज मुझे कंप्लीट करनी है। इससे मैं भटक नहीं सकता, और अगर मैं ओल्ड के फुल क्वेश्चन चालू करूंगा ना, तो फिर ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा। मेरा ये कंसर्न है, ठीक है। और आई होप आप समझ जाओगे कि ओल्ड में क्या क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितने लेंदी क्वेश्चन आते हैं, उसमें टाइम लगता है समझाने में। क्लियर है? तो यहां अपन नॉर्मल पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, छोटे छोटे एमसीक्यूज जो आपको आते हैं वो पढ़ेंगे, और जहां जहां मुझे लगेगा कि छोटे छोटे फुल क्वेश्चन भी बताने चाहिए एमसीक्यू में, अगर उसकी हेल्प होती है, और इजी जो है वो मैं उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो न्यू के हिसाब से जो रेलेवेंट होगा मैं उतना ही बताऊंगा सर। ओल्ड का जो यूनिक ओल्ड के लिए है वो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा। वो भले आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, अमित अशोक टल्डा करके मेरा यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं डाल देता हूं लिंक, आप वहां आइए। वहां मैं कोशिश करूंगा, अभी जैसे मैं सोच रहा हूं कि आज या कल में मैं आपको जो भी लेटेस्ट पेपर्स हुए हैं December 20, ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं, December 20 या उसके 1-2 अटेम्प्ट पहले, उसमें जो हाल ही में 3-4 पेपर्स में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए होंगे, प्रो राटा का जो क्वेश्चन आया होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में जो भी आया होगा, बायबैक में जो आया होगा, तो मैं एक एक करके टाइप वाइज एक क्वेश्चन रोज मैं सोच रहा हूं डालते जाऊंगा। जब तक अभी अकाउंट्स के टॉपिक चल रहे हैं ना, अभी के अभी प्रैक्टिकल भी मैं आपके कवर करवा दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि रोज मैं एक क्वेश्चन डालूं, तो आप बस वहां आ जाइए, वो वहां फॉलो कर लीजिए, तो आपका ओल्ड सिलेबस वालों का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर थ्योरी भी कंप्लीट होगी, जर्नल एंट्रीज भी हो जाएगी, थ्योरी भी हो जाएगी, और प्लस आपका फुल क्वेश्चन भी टाइप वाइज में कवर करवा दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे सब लोग, चलो लाइक कर दो भाई, जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं सर। कर दिया लाइक? चलिए, तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। काम की जो बात है वो मैं आपको वो अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, और क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक को समझो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अब अगर आप वो रिडीम कर दोगे, सबसे पहली बात, रिडीम हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे। प्रेफरेंस शेयर्स आर रेडीमेबल। हम क्या कर सकते हैं? इट्स नॉट अ वॉलेंटरी डिसीजन, वो होते ही रेडीमेबल है, उसका एक फिक्स टेन्योर होता है, उसके बाद आपको रिडीम करना ही पड़ता है फॉर द कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। नहीं रिडीम करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगी। तो बात समझो, रिडीम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो है ही रेडीमेबल। आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव टू रीपे। पर यहां प्रॉब्लम यह है कि जो बाहर के लोग हैं उनका भी आपको ख्याल रखना है, बाहर के लोगों का भी ख्याल रखना है। तो अगर आप कैपिटल कम कर दोगे तो बाहर वालों को परेशानी होगी,
क्योंकि ये कैपिटल देख के तो उन्होंने आपको पैसा दिया था। समझ में आ रहा है क्या? यही कैपिटल दिखा के आपने बाहर वालों से पैसा लिया। डेट इक्विटी रेशियो पढ़ा होगा ना, इक्विटी के बेसिस पे ही तो डेट आता है। अब आप मस्त अपने पैसे निकाल लोगे तो बाहर वाले क्या बेवकूफ है? वो भी अपना पैसा वापस मांगेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो पैसा आया था। तो लॉ उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। काफी बच्चों को ये बेसिक ही नहीं समझ में आता कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, व्हाई। तो ये लॉजिक है उसका कि बाहर वाले जो भी लोग हैं, बैंक हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन लोगों ने इक्विटी देख के ही पैसा दिया है कि आपने अपने जेब से कितना पैसा लगाया, आपका शेयर कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से आपको डेट मिलती है। तो अब आप उनका बिना ख्याल रख के आप पैसा वापस नहीं ले सकते। तो आपको लॉ कहता है कि आप पहले कैपिटल रेज करो, जितना आपका रिडम्पशन है, फेस वैल्यू। अभी तक जो मैंने बेसिक बताया है आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होता है। ऊपर का जो भी है वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में होता है। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको जो करना है हम कर सकते, उसमें कोई कुछ मेरे को बोल नहीं सकता। रिजर्व एंड सरप्लस आर फ्लेक्सिबल, आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, जहां भी वो अलाउड है लॉ के हिसाब से। बट शेयर कैपिटल अलग है, रिजर्व्स ठीक है। शेयर कैपिटल आपको उतना ही रखना है, मतलब रिडम्पशन की वजह से आपका जो पूरा कैपिटल है, शेयर कैपिटल, वो कम नहीं होना चाहिए, ये लॉ चाहता है। तो वो कहता है एक हाथ लो एक हाथ दो, पहले आप कैपिटल बढ़ा लो फिर आप रिडीम कर लो। तो बिफोर एंड आफ्टर में आपका कैपिटल उतना ही होना चाहिए। तो बस यहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होती है, यहीं से लॉ के प्रोविजन स्टार्ट होते हैं, यहीं से अकाउंटिंग का पूरा स्टार्ट होता है कि अगर मुझे रिडीम करना है, मुझे जितना भी नॉमिनल वैल्यू रिडीम करना है, पहले मुझे उतना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। तो लॉ ने आपको रास्ते दिए हैं, लॉ ने आपको रास्ते दिए। तो वो कहते हैं कि आप अदर क्लास ऑफ शेयर्स रेज करो, अदर क्लास ऑफ शेयर्स आप इशू कर लो। ऑर्गेनिक वे में आप शेयर कैपिटल बढ़ाओ, फिर आप भले प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लो। अदर क्लास ऑफ शेयर में क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स आप इशू करो, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है भाई वो भी, तो इक्विटी कैपिटल से कैपिटल बढ़ाओ, फिर आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पैसे की नीड भी तो होनी चाहिए ना। मैं क्या ऐसे इक्विटी शेयर रेस करूं? अरे वो पैसे का मैं क्या करूंगा, हलवा बनाऊंगा क्या? पैसे की नीड भी तो होनी चाहिए ना। तो अगर मुझे पैसे की नीड ही नहीं है तो मैं क्यों इक्विटी रेस करूं जबरदस्ती, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ कैपिटल? तो लॉ ने एक और रास्ता दिया कि चलो आपको पैसे की नीड नहीं है, आप शेयर इशू नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिजर्व्स को सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। आपके पास फ्री रिजर्व्स तो होंगी ना। अगर आपको पैसे की नीड नहीं है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी हो, आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे, तो आप वो फ्री रिजर्व्स या फ्री प्रॉफिट जो है आपके, वो आप सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर ये सीआरआर क्या होता है? फुल फॉर्म तो बता दिया, पर सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया तो ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा? सीआरआर एक परमानेंट रिजर्व है, सीआरआर एक परमानेंट रिजर्व है, वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो और कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो भले वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, इट्स अ रिजर्व, पर वो फ्री रिजर्व नहीं है। वो कहीं भी कोई भी आप लॉस सेट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते, उससे डिविडेंड नहीं बांट सकते आप। तो पता है कि पड़ी रहेगी, और वो जब भी कन्वर्ट होगी या जब भी उसको यूटिलाइज किया जाएगा, वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। आप वो रिजर्व को बोनस शेयर का, जो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर का जो लॉस होता है, वो एब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर सकते हो। सर आप बोलोगे, फिर आप बोलोगे कि सर रिजर्व तो यूज हो गए, आप तो बोल रहे थे वो रिजर्व परमानेंट है। अरे भाई वो बोनस शेयर में कन्वर्ट हुए हैं, बोनस शेयर भी इक्विटी शेयर होते हैं। तो एक साइड अगर आपकी रिजर्व कम हो रही है, दूसरी साइड इक्विटीज बढ़ रहा है ना, वो भी तो कैपिटल ही है। तो अगर रिजर्व कम होगी तो दूसरे साइड कैपिटल ही बढ़ेगा, तो क्या प्रॉब्लम है? पैसा कन्वर्ट होके कैपिटल में ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अलाउ किया लॉ ने कि चलो आप सीआरआर में ट्रांसफर कर दो और बाद में सीआरआर को भले आप बोनस शेयर्स के लिए यूज कर लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ये दो रास्ते आपको लॉ देता है। अब इसमें आप पार्टली भी यूज कर सकते हो। पार्टली आप इक्विटी इशू कर लो, जितने की पैसे की नीड होगी वो आप उतने भले इक्विटी शेयर इशू कर लो, और बचा हुआ आप सीआरआर में ट्रांसफर कर लो। पार्टली भी अलाउड है, पूरा इक्विटी से भी ले सकते हो, पूरा सीआरआर में भी ट्रांसफर कर सकते हो, पार्टली इशू, पार्टली सीआरआर, सब चलता है। क्लियर है? तो लॉ सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की बात करती है। आप रिडम्पशन के लिए पैसे कहां से लाओगे, उसमें लॉ में कुछ नहीं लिखा है, उसमें लॉ में कुछ भी नहीं लिखा है। इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, ये आपका बिजनेस है। आप देखो आपको पैसे कहां से अरेंज करने हैं, आपको लोन लेना है, आपको एसेट बेचने हैं,
आपको ओडी सीसीओडी लेना है, या आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा बैंक बैलेंस है, लिक्विड सिक्योरिटीज है, वो बेच के आपके पास पैसा आ जाएगा, या आप लोन लोगे या डिबेंचर इशू करोगे, ये सब आपका है। इसमें लॉ कभी भी कुछ भी नहीं बोलता, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। लॉ सिर्फ कहता है कि कैपिटल कहां से आएगा वो हम बताएंगे। क्लियर है? तो मिक्स मत करना। लॉ बैंक बैलेंस कैसे आप अरेंज करोगे उसके लिए कुछ नहीं कहता है, वो तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा आपको उसके हिसाब से करना होगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि ये टॉपिक काय के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट का वो है सर आपका 55। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली व्हेन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ये लॉ कह रहा है कि आप रिडम्पशन तभी कर सकते हो जब आप पहले कैपिटल बढ़ाओ। ठीक है, अब कहां से? ईदर आउट ऑफ नंबर 1 फ्री रिजर्व्स, आप फ्री रिजर्व्स को सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल बढ़ गया हम ऐसा मान लेंगे, लॉ आपसे ऐसा कहता है। और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या तो आप फ्रेश इशू करो, यानी ऑर्गेनिक वे जो होता है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब एक्चुअल कैपिटल रेज करो, एक्चुअल कैपिटल को बढ़ाओ, तो ऑर्गेनिक तरीका तो है ही। अदर क्लास ऑफ शेयर्स आप इशू कर सकते हो, या फिर आप फ्री रिजर्व्स को ट्रांसफर कर दो सीआरआर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो दिया है। फ्री रिजर्व्स आर टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर इज लाइक अ परमानेंट रिजर्व। ठीक है, वो परमानेंट है, डे टू डे में यूज नहीं होती, डिविडेंड के लिए यूज नहीं हो सकती, नॉर्मल कैपिटल टाइप के जो आपके लॉसेस हैं उसके लिए भी आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही पर्पस है, और वो भी जब वो यूज होगा तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, आपका कैपिटल ही बढ़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज इट कैन बी यूज ओनली फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। ठीक है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए ही उसको यूज किया जा सकता है। क्लियर है? तो ऐसे 3 ऑप्शंस हैं। पहला है होल्ली आउट ऑफ फ्रेश इशू, पूरा फ्रेश इशू, ठीक है, या पूरा फ्री रिजर्व से, या पार्टली पार्टली, ऐसे कोई भी चीज में आप कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो, अब फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करना है, इजी वाला पहले पढ़ते हैं। अब फ्री रिजर्व में आता क्या क्या है ये आपको समझना है। टेक्निकल डेफिनेशन आप कंपनीज एक्ट में भी पढ़ चुके हो, आई होप सो। ठीक है, तो फ्री रिजर्व में क्या आता है, कौन कौन से रिजर्व्स फ्री हैं? तो पहला आता है सर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंस है सर वो फ्री होता है। फिर आता है जनरल रिजर्व, नाम में ही मीनिंग है, जनरल है, वो जनरल, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए है ही नहीं, तो वो फ्री होती है। इन दोनों से आप डिविडेंड बांट सकते हो, जिनसे भी आप डिविडेंड बांट सकते हो वो फ्री होते हैं, जिनसे भी आप डिविडेंड बांट सकते हो वो फ्री होते हैं। तो पीएनएल और जनरल रिजर्व ये 2 नॉर्मली फ्री रिजर्व्स में काउंट होते हैं। अब जो बाकी नाम आप पढ़ते हो वो फ्री रिजर्व में नहीं आते। एग्जाम्पल सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, इसीलिए उसको फ्री रिजर्व नहीं माना जाता। उसके 5 ही यूज है, उसके सिर्फ 5 ही यूज है जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़े थे, तो वो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, इट्स नॉट अ फ्री रिजर्व, और उससे आप डिविडेंड भी नहीं बांट सकते। सेक्शन 55 हमने पढ़ा था, तो डिविडेंड कहीं था नहीं उसमें। फिर है कि कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व से भी आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। सीआरआर, सीआरआर से भी आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, और भी जितने भी होते हैं, इवन रिवैल्यूएशन रिजर्व, उससे भी आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। और रिवैल्यूएशन रिजर्व तो आपने फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में ही पढ़ा होगा, डेफिनेशन से ही हटा दिया है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही नाम है, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। क्लियर है? और डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, क्या क्या फ्री नहीं है, कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री नहीं है, ये सब रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स हैं। स्पेसिफिक जगहों पे ही इसको यूज किया जा सकता है, और इनमें से डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, तो सिंपल है, 1 2 2 ही फ्री रिजर्व्स में आते हैं। फिर है सर फ्रेश इशू। फ्रेश इशू, अब ध्यान दो, फ्रेश इशू का पर्पस क्या है? काफी बच्चों को वो पर्पस ही ख्याल में नहीं आता, और पूरी परेशानी वहीं से चालू होती है उनकी कि पर्पस क्या है सर, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। 2 पर्पस हो सकते हैं, पहला है फंड्स, दूसरा है कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। तो बताइए, कमेंट कीजिए सर, कमेंट करो, क्या पर्पस है, फंड्स रेज करना है या लॉ को कॉम्प्लाई करना है? बताओ बताओ, शर्माओ मत। बताओ।
ठीक है, तो वो है एक्चुअल में कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। आपको फंड्स की नीड नहीं है, फंड्स के लिए आप वो नहीं कर रहे हो, आप लॉ को कॉम्प्लाई करना चाहते हो। और लॉ क्या कह रहा है कि आपको कैपिटल बढ़ाना है, और कैपिटल क्या वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होता है? फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे, पार वैल्यू पे, जो भी कहो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इशू प्राइस अलग है, वो फंड्स होते हैं, और फेस वैल्यू अलग है। मुझे काय पे ध्यान देना है सर? फेस वैल्यू पे। मैं फंड्स के लिए कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कैपिटल बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। और कैपिटल बुक्स में कितने से बढ़ता है? फेस वैल्यू से। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एट फेस वैल्यू। एग्जाम्पल दे दो सर। मैंने पार पे इशू किया, ठीक है, आजकल दो ही ऑप्शंस है सर, पार और प्रीमियम, और कोई तो रास्ता ही नहीं है। तो अगर मैंने पार पे रेज किया, 10 का 10 में इशू किया, तो क्या करते हैं हम? एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 तो कैपिटल कितने से बढ़ा? 10 रुपए से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बताओ सर, 10 का मैंने 12 में इशू किया, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपए और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपीज। बताओ कितना कैपिटल बढ़ा? 10 रुपए ही बढ़ा। तो यही मैं बार बार कहूंगा कि आप कितना जो शेयर है, कितने का कितने में भी इशू करो, इशू प्राइस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल कितने से बढ़ेगा? फेस वैल्यू से ही बढ़ेगा। तो ये आपको बस पूरा मूल मंत्र है इस चैप्टर में, आपको यही याद रखना है कि मैं कितने में भी इशू करूं, इशू प्राइस मुझे कुछ भी दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल मेरा बुक्स में कितने से बढ़ेगा? 10 रुपीज, यानी कि फेस वैल्यू से ही बढ़ेगा। इशू प्राइस बिल्कुल इग्नोर करना है आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस फंड्स रेज करना है ही नहीं। हमारा पर्पस फंड्स रेज करना है ही नहीं, हमको तो सिर्फ कैपिटल बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला समझो कि हमको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। काफी बार क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, आपको निकालना पड़ता है कि कितने शेयर्स में इशू करूंगा तो मेरा लॉ का कॉम्प्लायंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। कैपिटल कितना कम होगा पहले वो पता करना है, कैपिटल कितना कम होगा पहले वो पता करना है। अब कैपिटल कितने से कम होता है? नॉमिनल वैल्यू। रिकॉग्नाइज जितने से होगा उतने से ही कम होगा ना भाई। तो अगर मैं रिडम्पशन, अब रिडम्पशन भी कितने पे होगा बोलो? रिडम्पशन कितने पे होगा? या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो सकता है, रिडम्पशन डिस्काउंट पे भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली रियल लाइफ में रिडम्पशन डिस्काउंट पे हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता जिसका रिडम्पशन डिस्काउंट पे है। क्लियर है? तो डिस्काउंट भी थ्योरेटिकली आ सकता है, मैं मना बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मली क्या होगा प्रैक्टिकल लाइफ में दो ही होता है, पार या प्रीमियम। रिडम्पशन पार या प्रीमियम पे हो सकता है। अब सेम चीज पार पे रिडीम करोगे, 10 का 10 में रिडीम करोगे तो भी कैपिटल 10 से ही कम होगा। अब 10 का रिडम्पशन करने के लिए 12 रुपए चुकाओगे तो भी कैपिटल 10 से ही कम होगा, क्योंकि 2 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसको लॉस माना जाता है और वो रिजर्व्स में से सेट ऑफ किया जाता है। कैपिटल से नॉक ऑफ 10 रुपए ही होता है। एकदम बेसिक बता रहा हूं मैं, ठीक है, एकदम बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूले में क्या आता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम। यहां रिडम्पशन वैल्यू नहीं आती, यहां रिडम्पशन वैल्यू नहीं आती, क्योंकि अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो कैपिटल उतने से कम नहीं होता। कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू से ही कम होगा। तो कितने फेस वैल्यू का शेयर्स आप रिडीम कर रहे हैं वो आपका न्यूमरेटर है, उतना कैपिटल आपको बढ़ाना है, डिवाइडेड बाय एक शेयर से कितना कैपिटल बढ़ेगा। अब यहां नाम दिया है प्रोसीड्स, तो काफी बच्चों को इसलिए कंफ्यूजन होता है कि प्रोसीड्स मतलब इशू प्राइस होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोसीड्स का मतलब यहां पे इशू प्राइस नहीं होता, उसको डिफाइन किया गया है सर, उसको डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन है देखो, पढ़ो। प्रोसीड्स ऑफ वन शेयर इज पार वैल्यू इफ इशू इज एट पार। इशू पार पे है तो प्रोसीड्स का मतलब पार वैल्यू, और अगर प्रीमियम पे है देन इट मींस डिस्काउंटेड वैल्यू इफ द इशू इट हैज। अब ये देखो यहां से कट हो जाएगा, मतलब ये बट से आप कट कर दो, क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू पे अब इशू हो ही नहीं सकता। मैंने बताया ना आपको, इशू पार या प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट पे हो ही नहीं सकता। तो वो डिस्काउंटेड वाला जो है वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो
ये लाइन क्या कहती है कि अगर पार पे है या प्रीमियम पे है, दोनों कवर्ड है, पार पे है या प्रीमियम पे है, तो भी इन दोनों के दोनों केसेस में प्रोसीड जो है वो पार वैल्यू ही मानी जाएगी। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि कैपिटल पार वैल्यू से ही बढ़ता है। क्लियर है? तो डिस्काउंट की मैं बात ही नहीं करूंगा, फालतू आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डिस्काउंट पे आप शेयर इशू कर ही नहीं सकते, कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रोहिबिट कर दिया है। क्लियर है? चलिए, तो ये सब है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम डिवाइडेड बाय प्रोसीड्स ऑफ वन शेयर, यानी फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर जो आप इशू कर रहे हो। क्लियर है? तो इससे आपको पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको इशू करने हैं। ठीक है? और ये पार्टली पार्टली है। अब पार्टली पार्टली में भी कुछ बातें ध्यान रखनी है, पार्टली पार्टली में भी आपको ध्यान रखनी है कि पहले क्या करेंगे, पहले रिजर्व्स देखेंगे, पहले रिजर्व्स देखेंगे कि रिजर्व्स कितने अवेलेबल हैं। जितने रिजर्व्स अवेलेबल हैं उतना आप रिजर्व यूज कर लो, और बचा हुआ जो बैलेंस है उसके लिए आप फ्रेश शेयर इशू कर लो। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है? वो क्वेश्चन में काफी बार दिया रहता है, हिंट दिया रहता है। अगर आपको दिया हुआ है कि कितने एग्जैक्ट शेयर इशू करने हैं तो बात खत्म। काफी बार होता है कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने वो दिया ही नहीं रहता। काफी बार क्या होगा, आपको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं वो दिया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, पहले फ्री रिजर्व जितने अवेलेबल है वो यूज कर लो, वो सीआरआर में ट्रांसफर कर लो, मतलब बचे हुए के लिए आपको फ्रेश इशू करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ही मैं बता रहा हूं कि जहां क्वेश्चन साइलेंट है, उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड दिए ही नहीं है, आपसे पूछा है कि आप बताओ, या मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स में ही काम बन जाए ऐसा तरीका बताओ, ऐसा अगर क्वेश्चन कहता है तो आपको पहले फ्री रिजर्व्स कितने अवेलेबल है वो देखना है, और फिर बैलेंस जो भी नीड है वो फ्रेश इशू से पूरी होगी ऐसा मान के आपको ये नंबर ऑफ शेयर्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो आपको अप्लाई करना है। तो ध्यान देना, पार्टली पार्टली में ध्यान देना है। ठीक है? तो ये सब मैंने दिया है कि फर्स्टली ऑल फ्री रिजर्व्स अवेलेबल आर डिडक्टेड फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू। जितना भी नॉमिनल वैल्यू आपको बढ़ाना है, जो लॉ का रिक्वायरमेंट है, कितना आप सीआरआर से पूरा कर रहे हो, कितने फ्री रिजर्व सीआरआर में ट्रांसफर कर रहे हो, वो माइनस कर लो, तो आपको बैलेंस रिक्वायरमेंट पता चलेगी जो आपको फ्रेश इशू से कंप्लीट करनी है, और डिवाइडेड बाय सेम पार वैल्यू, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। यानी फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला यही है, सिर्फ पूरा नॉमिनल वैल्यू नहीं है, उसमें से सीआरआर का जो काम हो गया वो तो माइनस कर लो ना यार, वो माइनस कर लो, फिर जो बैलेंस रिक्वायरमेंट बचेगी उसको आप नॉमिनल वैल्यू से आप डिवाइड करो। क्लियर है? तो ऐसा है, क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट मैं आपको बताते जाता हूं। ठीक है? अब हमने बोलो, ये भी सिंपल है, सेक्शन 55 कि मैक्सिमम टेनोर प्रेफरेंस शेयर्स का कितना हो सकता है, 20 ईयर्स। इररेडीमेबल तो वो हो ही नहीं सकता, रेडीमेबल ही हो सकता है, और रेडीमेबल में भी कितना मैक्सिमम टेनोर हो सकता है, 20 ईयर्स। पढ़ चुके हैं अपन। अब ध्यान दो, वही चीजें लिखी है जो मैंने आपको भी समझा दी है, फटाफट रीड कर लेते हैं। ठीक है? कंपनी इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल्स में ऑथराइज चाहिए, मे इशू प्रेफरेंस शेयर्स विच एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी आर लायबल टू बी रिडीम। पहला है, नो शेयर शैल बी रिडीम एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच अदरवाइज विल बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ठीक है? तो इसी को आप कहते हो फ्री रिजर्व्स, इसीलिए उसको कहते हो आप फ्री रिजर्व, कि जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होती है उन्हीं टाइप के प्रॉफिट से आप इसको रिडीम कर सकते हो, और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स। तो यही मैंने आपको टेबल ऊपर चार्ट फॉर्म में दिया है। फिर है, ये भी बहुत अच्छा कंडीशन है, आपको ध्यान देना है, नो सच शेयर शैल बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। तो काफी बार क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, ओल्ड सिलेबस के बच्चे ध्यान दें कि अगर पार्टली पेड अप है, क्वेश्चन में दिया रहता है प्रेफरेंस शेयर्स है और वो पार्टली पेड अप है, या उसमें कॉल्स इन अरियर दिए रहते हैं, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि लीगली जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं होते हैं, जब तक आप पूरा उसको पेड अप नहीं करते हो, तब तक आप नहीं कर सकते रिडम्पशन। तो अगर पार्टली पेड अप है, उसमें लिखा है कि भाई 8 रुपीज पेड अप है, 8 रुपीज पेड अप है, 10 के हैं, 8 पेड अप है, तो आपको ये हिडन एडजस्टमेंट समझना है कि 2 रुपए पहले आपको कॉल करने पड़ेंगे, फाइनल कॉल पहले कॉल करो, रिसीव करो, उसको फुल्ली पेड अप बनाओ और उसके बाद रिडीम करो। ठीक है? हिडन एडजस्टमेंट होता ही है, तो आपको ध्यान देना है। अब एक और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, द प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है, तो ये मेरा क्या हो गया, लॉस। रिडम्पशन का प्रीमियम लॉस होता है, आपको एक्स्ट्रा पैसा देने,
आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है, 10 की लाइबिलिटी चुकाने के लिए 12 रुपए देने हैं। बुक्स में 10 ही है, बुक्स में 10 रुपए हैं, पर आप 12 रुपए दे रहे हो, 2 रुपए एक्स्ट्रा आउटफ्लो है। एक्स्ट्रा आउटफ्लो मतलब लॉस, तो वो 2 रुपए भी आपको कहीं ना कहीं रिजर्व्स में से सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपका रिडम्पशन प्रीमियम पे है, आपको ये पहले अरेंजमेंट करना है कि मैं प्रीमियम जो रिडम्पशन का है, जो लॉस है, वो सेट ऑफ कहां से होगा। सेट ऑफ करने के लिए सफिशिएंट कुछ रिजर्व्स हैं कि नहीं है। अब मुझे बताओ कि जब मैं सीआरआर देख रहा हूं, सीआरआर में तो आपको पता ही है सिर्फ फ्री रिजर्व्स ही यूज किए जा सकते हैं, जिसमें 2 ही आइटम आते हैं, पीएनएल अकाउंट और जनरल रिजर्व। लेकिन जब मैं लॉस एब्जॉर्ब कर रहा हूं तो ये तो नॉर्मल है, ये तो मैं कहीं से भी कर सकता हूं। लॉस एब्जॉर्ब करना है ना भाई, कैपिटल नेचर का लॉस है, तो ये मैं कहां कहां से यूटिलाइज कर सकता हूं, बताओ जरा। कैपिटल नेचर का लॉस कहां कहां से मैं ले सकता हूं, बोलो। मैं कैपिटल रिजर्व से भी ले सकता हूं, मैं याद करो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं क्या। अलग से एक पॉइंट आया था, चौथा पॉइंट याद आ रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 पॉइंट थे, ए बी सी डी ई, डी पॉइंट पढ़ो, उसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस लिखा था। तो यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज हो सकता है, स्पेसिफिकली अलाउड है, तो ये 2 भी आ जाती हैं। फिर जी जनरल रिजर्व पीएनएल तो आएगा ही आएगा। आए ख्याल में? तो ध्यान देना कि आप रिजर्व्स कहां यूज कर रहे हो। जब आप प्रीमियम का अरेंजमेंट कर रहे हो तो ये चारों अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप सीआरआर ट्रांसफर के लिए कर रहे हो तो 2 ही अवेलेबल हैं। यहां पे बच्चों को होता है कंफ्यूजन, क्योंकि वो बेस भूल जाते हैं कि मैं प्रीमियम अरेंज कर रहा हूं, ये तो नॉर्मल कैपिटल नेचर का लॉस है भाई, मैं क्यों कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकता, मैं क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकता, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है वहां पे कि यूज कर सकते हैं। और सीआरआर में भी साफ साफ लिखा है कि जहां से डिविडेंड बांटा जा सकता है सिर्फ वही रिजर्व सीआरआर में ट्रांसफर हो सकते हैं। दोनों प्रॉपरली डिमार्केटेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है? तो वो दिया है, द प्रीमियम इफ एनी पेबल फॉर रिडम्पशन मस्ट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ कंपनीज सिक्योर शेयर प्रीमियम। बराबर लिखा ही है, शेयर प्रीमियम बिफोर द शेयर्स आर रिडीम। तो ये ध्यान देना, अलग से एक एलिमेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा। फिर है कि जहां भी आप फ्रेश इशू से रिडीम नहीं कर रहे हो, फ्रेश इशू आप नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरा रास्ता क्या है? सीआरआर। तो वही दिया है, when any such shares are redeemed otherwise than out of fresh issue, then out of the profits be transferred to a reserve account known as CRR account equal to the sum of nominal value of the shares redeemed। जितना कैपिटल आपको बढ़ाना है, कितना कैपिटल बढ़ाना होता है, नॉमिनल वैल्यू, उतना आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर है प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेम रिपीट हो गया है, 3 और 5 रिपीट हो गया है। अब ध्यान दो, अब मैंने जो पंचवर्ड लिखा है, 55 स्पीक्स ओनली अबाउट कैपिटल टू बी रिप्लेस्ड। वो सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा है, वो कैश बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा है। इट डज नॉट डील विद द कैश रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इट कैन बी अरेंज इन एनी मैनर एज द कंपनी डिजायर्स। तो मिक्स मत करना, वो अलग रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी देखेगी क्या करना है। लॉ चाहता है बस कैपिटल कैसे बढ़ाना है, वो लॉ आपको उसके रास्ते बताता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर वही सब दिया है जो मैं आपको बता चुका हूं, फटाफट रीड कर लेते हैं। ठीक है, या तो फ्रेश इशू करो या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स यानी फ्री प्रॉफिट्स को सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। लॉजिक क्या है? वही कि आउटसाइडर्स नाराज हो जाएंगे। कैपिटल क्यों बढ़ाना है? क्योंकि कैपिटल कम कर दोगे वन साइडेड तो बाहर वाले नाराज हो जाएंगे, वो भी आपको अपना पैसा वापस मांगेंगे, और सबको पैसा वापस करोगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो वो दिया है, इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर इज प्रोटेक्टेड इफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल इज सब्सटीट्यूटेड। तो बिफोर और आफ्टर अगर मेरा नॉमिनल वैल्यू सेम रहा तो बाहर वाले भी कुछ नहीं बोल पाएंगे ना, उनके पास क्या प्रॉब्लम है। जब मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल उतना ही है, बस उसके एलिमेंट्स बदल रहे हैं, बाहर वालों को क्या दिक्कत है? बाहर वालों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो वो है, तो रिप्लेसमेंट करना कैपिटल का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनडायरेक्ट तरीका क्या है? सीआरआर में आप फ्री रिजर्व को ट्रांसफर कर सकते हैं, और सीआरआर का एक ही मकसद है, एक ही यूज है कि आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर का जो लॉस होता है वो आप इसमें से सेट ऑफ कर सकते हो, और मतलब अल्टीमेटली सीआरआर कम हुआ भी तो वो कैपिटल में ही कन्वर्ट हो जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए सर ध्यान दो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब एक और वही क्लैरिफिकेशन है कि डिबेंचर यूज नहीं कर सकते। डिबेंचर इज नॉट कैपिटल, डिबेंचर इज नॉट कैपिटल, मतलब पैसों के लिए आप यूज कर सकते हो,
पैसे चाहिए, पैसे अरेंज करना है, बैंक से लोन भी ले सकते हो, डिबेंचर भी इशू कर सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो, अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हो, जो करना है करो, पर उसको आप कैपिटल में काउंट नहीं कर सकते। कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट का वो डिबेंचर से पूरा नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बताओ सर रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, बोलो। तो सबसे पहला है कि दो ही रास्ते हैं, या तो आप शेयर्स इशू करोगे या आप फ्री रिजर्व्स को सीआरआर में ट्रांसफर करोगे, या कुछ और ट्रांजैक्शंस दिए हो सकते हैं क्वेश्चन में पैसे अरेंज करने के लिए कि लोन लिया, डिबेंचर इशू किए, बॉन्ड इशू किए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, ये सब पैसे अरेंज करने के हैं, वो सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आप अज्यूम नहीं कर सकते। आपको सिर्फ क्या देखना है, कैपिटल कैसे बढ़ रहा है और फिर एक्चुअली रिडम्पशन कैसे हो रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले है कि आपने नए शेयर इशू किए। अब नए शेयर में दो ऑप्शन है, या तो पार या तो प्रीमियम। ये तो पूरा पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। बोलो 10 का 10 में इशू करूंगा तो क्या होगा, बैंक टू शेयर कैपिटल, अभी मैंने बता ही दिया, खैर वही रिपीट है। और 10 का 12 में इशू किया तो 12 रुपए आएंगे, 10 का कैपिटल होगा, 2 का प्रीमियम होगा, तो ये एंट्री आप पास कर दोगे। और फिर अब रिडम्पशन होगा, रिडम्पशन होगा। अच्छा, इसमें आप वो सीआरआर भी ले लो। बोलो सीआरआर की एंट्री क्या होगी, फ्री रिजर्व्स को ट्रांसफर करना है सीआरआर में। अब ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, इसमें कुछ हो नहीं रहा, कोई फंड्स इधर आ जा नहीं रहे, तो इसको आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह नहीं सोच सकते, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, मुझे 2 रिजर्व्स को घटाना है, और उसका बैलेंस ट्रांसफर करना है। अब रिजर्व में क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। रिजर्व कहां से बनती है, प्रॉफिट से, तो वो क्रेडिट बैलेंस ही होती है। क्रेडिट बैलेंस वाले को घटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो 2 ही रिजर्व्स होती हैं, पीएनएल और जनरल रिजर्व, जो यूज हो सकती हैं, तो इनको अपन डेबिट करेंगे, तो ये इनका बैलेंस माइनस हो जाएंगे। इसको यूज कर लिया, और ये कहां ट्रांसफर करना है, टू सीआरआर। तो एकदम सिंपल एंट्री होती है सीआरआर की। जो रिजर्व जितना जितना आप यूज कर रहे हो उसको डेबिट करो, उसको घटाना है, उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट से सारे रिजर्व्स बनते हैं, तो प्रॉफिट में भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो इनमें भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा, और ट्रांसफर कर दो सीआरआर में। अब सीआरआर भी रिजर्व ही है, देखो उसमें भी क्रेडिट बैलेंस ही है, आपने उसको क्रेडिट किया ना, तो उसमें भी क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए उसको आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाओगे। क्लियर है? चलिए, अब आता है इससे क्या होगा, ये 3 एंट्रीज से हमारा कैपिटल बढ़ गया, हमने लॉ को कॉम्प्लाई कर लिया। अब हम रिडम्पशन कर सकते हैं। ठीक है? तो रिडम्पशन में क्या होगा, एक हाथ ले एक हाथ दे, शेयर्स दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, वैसे ही शेयर्स लो पैसे दो, सीक्वेंस जैसा आपको सही लगे, पहले आप पैसे दे सकते हो, शेयर्स बाद में भी आ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। रियल लाइफ में मेरे हिसाब से पहले शेयर्स आने चाहिए, कि शेयर्स आएंगे तो ही हम पैसे देंगे ना यार। पैसे दे दिए, शेयर्स ही नहीं आए, तो पैसे दे दिए शेयर्स ही नहीं है, तो फिर कैसे करोगे, आए ख्याल में? तो पहले शेयर्स दे दो, कि कंपनी तो कहीं भागेगी नहीं भाई, कंपनी कहां भागेगी, रजिस्टर्ड है, शेयर होल्डर भाग सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान दो, तो हम क्या करेंगे, पहले शेयर्स वापस मांगेंगे, तो शेयर्स आएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है? समझने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, कैपिटल सारे अकाउंट्स आपको सिर्फ समझना है कि वो रियल है, क्योंकि वो एक्चुअली आएंगे, एक्चुअली शेयर्स वो वापस करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट द गिवर कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इंसान दे रहा है ना, तो इंसान को एक नाम दे दो, जिनको आप अब पैसे भी देने वाले हो, तो उसको आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोल दो। तो एंट्री क्या होगी, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एक्चुअली शेयर्स वो लौटाएंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैपिटल आ गया, शेयर्स आ गए, और कौन दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है? तो शेयर्स आ गए और आपने क्रेडिट द गिवर कर दिया, मतलब ये लाइबिलिटी है, अब इनको आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आप पैसे दे दो, अब रिडम्पशन या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा, तो 2 एंट्रीज होंगी। पार पे है तो सेम ही अमाउंट होगा, 10 का शेयर वापस कर रहे हैं, 10 ही वापस देने हैं, कोई थर्ड इफेक्ट आएगा ही नहीं, 10 का 10 ही देना है। लेकिन अगर प्रीमियम पे है तो सर एक और इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो शेयर्स 10 के देंगे, लेकिन आपको 12 रुपए देने, तो एंट्री टैली नहीं होगी। 10 रहा है पर लाइबिलिटी 12 की हो रही है, 2 रुपए क्या हो गए, वो लॉस है, वो लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसका थर्ड इफेक्ट आपको लेना पड़ेगा। और अब भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन क्या है, कैपिटल नेचर का लॉस है। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व से यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये चारों अकाउंट यूज कर सकते हो जो भी अवेलेबल हो।
ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है तो 10 रुपए का तो कैपिटल ही आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और 2 रुपए मेरा लॉस है, मैं एब्जॉर्ब करूंगा। अब या तो एक टेम्पररी पहले अकाउंट बना लो, फिर बाद में एब्जॉर्ब करते बैठना, तो इन्होंने वही किया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक अलग से अकाउंट बना लिया है, फिर आखिरी में उसको यहां से सेट ऑफ कर लिया, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम पेड, तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया। डेबिट पहले किया, उसमें डेबिट बैलेंस था, अब आपको वो एब्जॉर्ब करके बंद करना है, डेबिट वाले को बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे, ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है, इसमें कुछ हो नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से सोचना है। तो इसमें आपने डेबिट किया, तो इसमें डेबिट बैलेंस था, अब मुझे उसको बंद करना है, तो मैं क्रेडिट करूंगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। और ये एब्जॉर्ब कहां से करना है, पहला प्रायोरिटी क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं है तो कैपिटल रिजर्व, नहीं है तो जनरल रिजर्व, नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रायोरिटी में आप यूज करो। और अब आपकी लाइबिलिटी बन गई, 10 रुपए आपने शेयर्स वापस किए, 2 रुपए आपका लॉस है और 12 रुपए आपको देना बाकी है। अब जो भी है, पार है तो 10 रुपए दे दो, 12 रुपए प्रीमियम पे तो 12 रुपए दे दो, पेमेंट की एंट्री होगी। पेमेंट किसको करेंगे, इंसान को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिनको आपने ऊपर क्रेडिट द गिवर किया, लाइबिलिटी माना, तो उन्हीं को अब डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर, ये लोग अब पैसा रिसीव कर रहे हैं, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, मेरे ब्याह पे बैंक पे कर रहा है, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है, एकदम सिंपल है, मतलब इसको आप बांटो। पहला स्टेप है कि कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, पहला जो है वो कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, और दूसरा है कि हम पे कर रहे हैं। ऐसे 2 पार्ट्स हैं, एंट्रीज को 2 में बांट दो। तो एक है हम पहले लॉ कंप्लाई कर रहे हैं, हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, और फिर हम शेयर्स ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, शेयर्स ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। क्लियर है, चलिए थम्स अप देते जाओ, थम्स अप देते जाओ। चलिए, अब जो मैंने आपको बताया फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स का, तो वो भी थोड़ा सा दिया हुआ, देखो समटाइम्स एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डज नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। काफी बार आपको पूछा रहेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करें, ठीक है, दिया है, रिक्वायर्स दैट द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर शुड बी इशूड टू एंश्योर दैट द सेक्शन 55 इज कंप्लाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फ्री रिजर्व यूज करने, क्योंकि मिनिमम लिखा है ना, तो मिनिमम मतलब एकदम रिजर्व आप यूज कर लो, जितने भी अवेलेबल रिजर्व्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल रिजर्व्स आप यूज कर लो, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, रिजर्व खत्म हो गए तो आपको फ्रेश इशू ही करना पड़ेगा, और कोई थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं, तो जो भी होगा वो मिनिमम पॉसिबल ही फ्रेश इशू होगा। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी है कि आप फ्री रिजर्व्स यूज कर लो, उसको सीआरआर में ट्रांसफर कर लो। और फिर है इफ रिडम्पशन इज एट प्रीमियम, देखो ध्यान दो, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि जब मुझे फ्री रिजर्व्स यूज करने हैं तो मेरे मन में एक ख्याल आना चाहिए, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, क्या आता है कि अगर ये प्रीमियम जो मुझे एब्जॉर्ब करना है, मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है और कैपिटल रिजर्व है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो ये मेरा लॉस है, मैं इन दोनों में से सेट ऑफ कर सकता हूं और इन दोनों को सीआरआर में ट्रांसफर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी उस वक्त। लेकिन अगर ये दोनों मेरे पास है ही नहीं, हो सकता है ना हो, तो फिर क्या होगा, तो मुझे जनरल रिजर्व और पीएनएल यूज करना पड़ सकता है। तो 2 ही सोर्सेस हैं, आपको प्रीमियम के लिए भी यूज करना है, आपको सीआरआर के लिए भी यूज करना है। तो सर पहले क्या करेंगे, तो पहले आपको प्रीमियम एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि वो लॉस एब्जॉर्ब करने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। समझ रहे हो क्या, ये ध्यान देना, अगर आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम और सीआरआर कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, सिर्फ जनरल रिजर्व और सिर्फ पीएनएल है और रिडम्पशन प्रीमियम पे है, सिचुएशन समझो, मजेदार है, ध्यान दो, जगह नहीं, क्या कहां गई, यही समझा देता हूं, बोलो कि रिडम्पशन मेरा प्रीमियम पे है, ओल्ड वाले स्पेशली ध्यान दें, उसको यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, रिडम्पशन है, प्रीमियम पे है, मतलब आपको कुछ लॉस है जो रिजर्व्स में से सेट ऑफ करना है, और ये सिचुएशन है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करके रिडम्पशन करना है, ऐसा आपको लिखा हुआ है। मतलब आपको पहले फ्री रिजर्व्स को सीआरआर में ट्रांसफर करना है, फिर जो भी बचा हुआ रिक्वायरमेंट है वो आप फ्रेश इशू से करोगे। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि प्रीमियम जो है रिडम्पशन के लिए, जो प्रीमियम आपको पे करना है, वो लॉस आप पहले सेट ऑफ करो। तो उसके लिए हो सकता है आपको जनरल रिजर्व पीएनएल भी यूज करना पड़े, तो पहले वो यूज कर लो, पहले वो यूज कर लो, और उसके बाद जो बचेगा वो आप सीआरआर में ट्रांसफर करो। अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा,
तो क्या बवंडर हो जाएगा कि आप जनरल रिजर्व पीएनएल सीआरआर में डाल दोगे और ये लॉस बेचारा तड़पता रहेगा? ये लॉस आप शेयर कैपिटल से तो डेबिट नहीं कर सकते ना, इसके लिए तो रिजर्व ही लगेगा। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि आप रिजर्व्स को सीआरआर में ट्रांसफर कर दो और ये जो लॉस सेट ऑफ करना था वो लॉस सेट ऑफ ही ना हो पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सीक्वेंस क्या होगा, पहले प्रीमियम सेट ऑफ करो, पहले जो भी प्रीमियम है वो जनरल रिजर्व पीएनएल से सेट ऑफ कर लो। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व नहीं है तो छोड़ना मत उसको। नहीं सर आप ही नहीं तो बोला था। अरे मैं सिचुएशन समझा रहा हूं कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व नहीं है या कम पड़ रहा है तो आपको जनरल रिजर्व पीएनएल भी यूज करना पड़ सकता है। तो इन दैट केस प्रीमियम के लिए वो पहले यूज कर लेना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए पहले यूज कर लेना और फिर जो बच जाएगा उसी को सीआरआर के लिए ट्रांसफर करना। क्लियर है? तो सेकंड पे प्रायोरिटी आएगी सीआरआर की। ठीक है, सबसे पहले आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसको आप एब्जॉर्ब कर लो जहां से भी होता होगा, और उसके बाद जो फ्री रिजर्व बचेंगे वो आप सीआरआर में ट्रांसफर कर लेना। ठीक है, तो वो दिया हुआ है। और फिर थर्ड स्टेप पे आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेना, वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वही सब दिया हुआ है जो मैं आपको बता चुका हूं। डिस्काउंटेड वाला जो लाइन है बस आप वो कट कर लेना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, पार या प्रीमियम कहीं पे भी आप इशू करो, आपका कैपिटल नॉमिनल वैल्यू से ही बढ़ता है। ठीक है, तो ये था सर आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये था आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब आते हैं बायबैक पे। ध्यान दो, थेरी पूरी पढ़ लेते हैं, जबरदस्त, जल्दी जल्दी बोलो। बायबैक करना इसमें भी वही है। अब बायबैक क्यों है? क्योंकि ये इररेडीमेबल है। नॉर्मली इक्विटी शेयर्स का होता है, ठीक है, नाम सिक्योरिटी है, इसमें कुछ भी आ सकता है, कोई भी टाइप की सिक्योरिटी आ सकती है। लेकिन नॉर्मली बायबैक किसका होता है? इक्विटी शेयर का, क्योंकि वो इररेडीमेबल है। जो चीज ऑलरेडी रेडीमेबल है उसको मैं बायबैक करूंगा क्यों? प्रेफरेंस शेयर्स मेरे रेडीमेबल है, मैं क्यों बायबैक करूंगा? हीरो क्यों बनने की कोशिश करूंगा? मैं ऑलरेडी रेडीमेबल है। तो कौन सी चीज इररेडीमेबल होती है? एक ही होती है सर, इक्विटी शेयर, वो तो कभी रिडीम होती नहीं है, तो उसको मैं बायबैक कर सकता हूं। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर्स ही नॉर्मली बायबैक होते हैं। ठीक है, तो ये सब दिया है, सब बेसिक मैं नहीं बताऊंगा, अभी छोड़ो। अभी अपन लॉ पे आते हैं कि भाई अगर आपको बायबैक करना है तो क्या करना पड़ेगा। सेक्शन 68 आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कहां कहां से बायबैक होगा, कहां सोर्सेस क्या होते हैं वो दिया है, मतलब मेथड्स क्या हैं। पहला है आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से बायबैक कर लो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दो, प्रपोर्शनेटली उनको आप ऑफर दो कि प्रपोर्शनेट आप हमको बायबैक के लिए अपने शेयर ऑफर कर सकते हो। ठीक है, उसका वो सब कंपनी लॉ का प्रोसीजर दिया है, वो आपको अकाउंट्स में कोई काम का नहीं है। या फिर आप जाके सीधे ओपन मार्केट से ले लो, सबको ऑफर मत दो, ओपन मार्केट से खरीद लो। ओपन मार्केट तो एकदम रियलिस्टिक है, उसमें कोई आप दिमाग नहीं लगा सकते, वो सब नेचुरल होता है और ऑर्गेनिक वे में आप ओपन मार्केट से खरीद के कैंसिल कर दो। ओपन मार्केट से खरीद के मार्केट प्राइस पे खरीद के कैंसिल कर दो, बायबैक कर लो। ठीक है, या फिर आपने स्टॉप इशू किया होगा तो उनको भी आप ऑफर दे सकते हो अलग से, एम्प्लॉइज को या उसको डायरेक्टर्स को जो आपने स्टॉप दिए हैं उनको भी ऑफर दे सकते हो कि भैया आप बायबैक में आप दे दो। या आपने स्वेट इक्विटी इशू किया होगा, उनको भी आप ऑफर दे सकते हो। ठीक है, तो तीन ऐसे मेथड्स हो सकते हैं, या तो सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप प्रपोर्शनेट ऑफर दे दो, या सेकंड आप ओपन मार्केट में जाके स्टॉक मार्केट में लेके बायबैक कर लो, या फिर आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आपने जो दिए होंगे शेयर्स उसके तहत जो इशू किए होंगे उनको आप ऑफर दे सकते हो, या स्वेट इक्विटी वालों को भी ऑफर दे सकते हो। क्लियर है? ऐसा है, क्लियर है क्या? तीन ऐसे मेथड्स हैं। अब फटाफट पढ़ लेते हैं प्रोविजंस क्या है। अब इसमें आपको पता ही होगा कि अगर अप टू 10 है, अगर अप टू 10 ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स आप अगर बायबैक कर रहे हो तो पावर किसके पास है? बोर्ड रेजोल्यूशन। सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से आप पावर ड्राइव करके अप टू 10% आप बायबैक कर सकते हो। और अगर आपको बियॉन्ड 10% जाना है तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, एसआर इन जीएम आपको पास करना पड़ेगा, तो आप अप टू 25% तक भी बायबैक कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ बच्चे यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम ढूंढ रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ा था कि इक्विटी शेयर और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता है, यहाँ तो नहीं लिखा, आपके नोट्स गलत हैं। ऐसा नहीं है,
लॉ में भी ऐसे ही लिखा है, फिर लॉ में अलग से उन्होंने लिख दिया है कि यहां पे फॉर दिस पर्पस, फॉर सेक्शन 68 पर्पस फ्री रिजर्व्स इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अलग से नाम नहीं लिखा है, नाम इक्विटी ऑफ फ्री रिजर्व ही लिखा है, फिर फ्री रिजर्व को डिफाइन किया है कि फ्री रिजर्व में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडेड मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 68, इस तरह से दिया। ठीक है, चलिए अब है सोर्सेस जो हमने पढ़ा कि पहला है फ्री रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये कहां से आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां यूज होगा, तो ये यूज होगा जो मैंने आपको बताया कि लॉस के लिए यूज होगा, सीआरआर के लिए यूज नहीं हो सकता। यहां सीआरआर का मैं बताऊंगा क्या काम है, तो यहां लॉस एब्जॉर्ब करने के लिए आप कर सकते हो। या दूसरा है नए शेयर इशू कर लो, नए शेयर इशू कर लो। ठीक है, तो जो भी आप रिडीम बायबैक कर रहे हो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है कि आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, कैपिटल बढ़ाने के सेम वही दो तरीके हैं, और एक होता है कि आपको लॉस एब्जॉर्ब करना है, एक है कि आपको लॉस एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, और अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का वो सेक्शन 55 पढ़ोगे तो उसमें भी ई ऑप्शन था, पांचवा ऑप्शन अपन ने पढ़ा था बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो बायबैक के लिए भी प्रीमियम अलाउड है। क्लियर है, ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं जर्नल एंट्री में और डिटेलिंग में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आपके एओए में पावर होना चाहिए। अगर आपको बायबैक करना है कोई भी सिक्योरिटी का तो आपके एओए में पहले ऑथराइजेशन होना चाहिए, स्पेसिफिक पावर होना चाहिए। फिर जितना भी क्वांटम ऑफ बायबैक कर रहे हो उसके हिसाब से या तो आप बीओडी का अप्रूवल ले लो या तो आप शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल ले लो, जो भी आपको लगता है एप्लीकेबल है। फिर है कि आपका डेट इक्विटी रेशो आफ्टर बायबैक कितना होना चाहिए, आफ्टर बायबैक कितना होना चाहिए, 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो डेट है वो इक्विटी के ट्वाइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर सच बायबैक। और फिर एक अलग से हायर लिमिट है कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, जो आप एनबीएफसी का काम करते हो या एचएफसी के काम करते हो, हाउसिंग फाइनेंस का काम करते हो, तो आपके लिए हायर लिमिट है 6:1, 2:1 की जगह पे 6:1 तक आप बायबैक कर सकते हो, मतलब डेट इक्विटी रेशियो 6:1 तक चलेगा। क्योंकि उनका डेट बहुत ज्यादा होता है, उनका काम ही है लोन लेना देना, फाइनेंस कंपनी है तो लोन तो ऑब्वियसली ज्यादा लेंगे वो, तो डेट इक्विटी इसलिए 6:1 तक भी चलता है। फिर सेम कि आप बायबैक कर ही नहीं सकते अगर आपके शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, ये तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी था, कॉमन पॉइंट है। फिर है कि एसआर अगर पास करना है, अगर आप 10% से ज्यादा बायबैक कर रहे हो और आपको एसआर इन जीएम पास करना है तो आपको सेम नोटिस देनी पड़ेगी, मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी और वो मीटिंग में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और उसमें आप नोटिस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या बताओगे कि सारे मटेरियल फैक्ट बताओगे कि बायबैक क्यों हो रहा है, क्या है पर्पस है कंपनी का। फिर एक क्लास ऑफ सिक्योरिटी, कौन से टाइप के सिक्योरिटीज आप बायबैक कर रहे हो, नीड क्या है, बायबैक क्यों कर रहे हो, कितना अमाउंट लगेगा, पेमेंट कितना करोगे, टोटल अमाउंट कितना इन्वॉल्व है और कितने टाइम के अंदर बायबैक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पूरी एक लिमिट भी है, सेम हमने लिमिट कहां पड़ी थी, स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी में आया था ना कि जो एसआर आप पास करते हो उसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स होती है, सेम यहां पे भी 12 मंथ्स है। बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, यानी 12 मंथ्स फ्रॉम पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन एज में बी एप्लीकेबल। फिर एक अलग ही अतरंगी पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये और कहीं भी नहीं है, ना ये स्वेट इक्विटी में है, ना ये ESOP में है, कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बायबैक में है। क्लियर है कि आपको अलग से डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी है, कंपनी के बिहाफ पे वो देनी है दो डायरेक्टर्स को, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ होम शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर इफ देयर इज वन। एमडी है आपके कंपनी में तो एक उसमें से एमडी होना चाहिए, तो कंपनी के बिहाफ पे 2 डायरेक्टर्स आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना है। ठीक है, और वो आरओसी में फाइल करना है, और अगर आप लिस्टेड हो तो आपको सेबी के पास भी फाइल करना है, और SH9 में वो बनेगा, फॉर्मेट भी है उसका SH9। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कितने डायरेक्टर्स देंगे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, 2, उसमें से एक एमडी होना चाहिए अगर आपकी कंपनी में एमडी है तो, और कहां फाइल करना है, अनलिस्टेड कंपनी है तो आरओसी, लिस्टेड है तो आरओसी एंड सेबी दोनों में। फिर आपको फिजिकली उसको खत्म कर देना है, एक्सटिंग्विश कर देना है, उसका अस्तित्व खत्म करना है शेयर्स का, बायबैक करके रख नहीं सकते, उसको खत्म कर दो ताकि वो रीइश्यू ना हो पाए। तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कितने दिन है आपके पास, 7 दिन। बायबैक कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर फिजिकली एक्सटिंग्विश कर देना है। अब अगर डीमैट फॉर्म में थे तो डीमैट सिस्टम से डिलीट कर देना है, फिजिकल सब्सटेंस तो है ही नहीं तो डीमैट सिस्टम से उड़ा दो। ठीक है, फिर आप नया इशू
6 महीने तक नहीं कर सकते। सेम काइंड का इक्विटी शेयर जो आप अभी बायबैक कर रहे हो सेम काइंड का 6 महीने तक फिर से इशू नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको पैसे की ही नीड थी तो आप बायबैक कर क्यों रहे हो? कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना। आप अभी मस्त पैसे दे रहे हो, फिर आप फिर से पैसे ले रहे हो। अरे भाई पैसे की नीड थी तो आप कर क्यों रहे हो ये सब? बायबैक करो ही मत। और अगर बायबैक कर रहे हो तो फिर 6 महीने तक आप नया सेम टाइप का शेयर इशू नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कुछ अलाउड है। अगर आपने पहले से ही कुछ ऑब्लिगेशन ले ली थी या कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर ली थी, अब वो कन्वर्जन का उसका डेट आ रहा है, तो इसमें आपकी गलती तो नहीं है। ऑलरेडी वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू हो गई थी, उसका डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गया था, तो वो तो ऑटोमेटिक होगा। फिर अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, उसमें तो मैं पैसे ले ही नहीं रहा, बोनस शेयर तो नॉन कैश होता है, तो बोनस शेयर इशू कर सकते हो। सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन है अगर आपकी, सबसिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग, आपके आंग पे ऑलरेडी कोई लाइबिलिटी है, ऑलरेडी आपने प्रॉमिस कर दिया है या ऑलरेडी कोई सिक्योरिटी इशू कर दिया है जो इक्विटी शेयर में बाद में कन्वर्ट होने वाली है, वो सब होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आपकी ऑलरेडी इशू हो चुकी है और उसकी डेट इस 6 महीने के बीच में आ रही होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम नहीं रोकेंगे। क्लियर है? फिर आपको बायबैक का रिटर्न भरना पड़ेगा 30 डेज के अंदर आरओसी में इन SH15। फॉर्म नंबर भी याद रखो, ठीक है? सेम, साइन बाय 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ whom shall be मैनेजिंग डायरेक्टर इफ देयर इज 1। तो सेम ही है, 30 डेज में आरओसी में रिटर्न फाइल करो। SH15 में साइन करेगा 2 डायरेक्टर, वन ऑफ whom shall be मैनेजिंग डायरेक्टर इफ देयर इज 1। क्लियर है? लॉ में आप ये सब पढ़ते ही हो। फिर रजिस्टर भी मेंटेन करना है, ठीक है? रजिस्टर मेंटेन करना है SH10, तो जो भी बॉट बैक किया फिर उसकी पूरी डिटेल रखो, कौन शेयर होल्डर था, कितने में बायबैक किया, सिक्योरिटी का जो भी ISIN नंबर या सीरीज नंबर है वो आप लिखो, फिर वो फिजिकली कब एक्सटिंग्विश हुए उसकी डेट भी लिखो, ठीक है? सब लिखा है देखो। मेंटेन अ रजिस्टर इन SH10, कंसिडरेशन कितना पे हुआ, डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है, डेट ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट क्या है, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है? प्रॉपर SH10 के फॉर्मेट में आपको वो रजिस्टर भी मेंटेन करना है। क्लियर है? फिर है कि कुछ टाइप के शेयर्स आप बायबैक नहीं कर सकते या कुछ टाइप के कंपनीज बायबैक नहीं कर सकते। क्या है कि किसी सब्सिडरी के थ्रू आप बायबैक नहीं कर सकते, यानी थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन कंपनी, ओन सब्सिडरी, मतलब कि मेरे सब्सिडरी के थ्रू मैं मेरे शेयर खरीद रहा हूं। आपको पता ही होगा कि सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती। एक बार वो आपकी सब्सिडरी बन गई फिर वो आपके शेयर नहीं खरीद सकती, ठीक है? ये आपने पढ़ा भी होगा, तो वही वाला पॉइंट है। फिर है थ्रू इन्वेस्टमेंट और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, सेम इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू आप अपने शेयर्स ही खरीद रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट चैनल आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है? फिर अगर आपने डिफॉल्ट किया है, ये तो लॉजिक पॉइंट्स हैं, अगर आपने डिफॉल्ट किया है, आपने डिपॉजिट्स का पैसा नहीं दिया, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर्स का पैसा नहीं दिया, प्रेफरेंसेस का पैसा नहीं दिया, टर्म लोन का पैसा नहीं दिया, आप बाहर वालों का पैसा दे नहीं रहे और अपने शेयर होल्डर्स को मस्त बायबैक कर रहे हो, ये भी नॉर्मल रूल के खिलाफ है। पहले बाहर वालों का पैसा देना होता है और सबसे आखिरी में इक्विटी वालों को मिलना चाहिए। ये तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, ओनर को पहले पैसा दे रहे हो और बाहर वाले को तड़पा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो जब तक कोई डिफॉल्ट पेंडिंग है, कोई भी, इसमें सब इंक्लूडेड है, देखो इसमें सब इंक्लूडेड है, डिपॉजिट, डिबेंचर, टर्म लोन, सब कुछ। बाहर का कोई भी पैसा, इक्विटी के अलावा, इक्विटी से जिनका भी प्रायोरिटी पहले होता है उनका कोई भी पैसा बाकी है तब तक आप बायबैक कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड है। क्लियर है? तो पहले बाहर वालों का पैसा चुकाओ, उसके बाद पैसे बचते हैं तो आप बायबैक कर लो। और फिर अगर आपका कॉम्प्लायंस का ये चल रहा है, एनुअल रिटर्न नहीं भरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं भरा, डिफॉल्ट चल रहे हैं आपके, तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है? तो कुछ खास नहीं है, ये लॉ में ज्यादा रेलेवेंस रखते हैं, अकाउंट्स में कुछ खास रेलेवेंस नहीं रखते हैं। अब ये भी देखो, बायबैक एकदम सिंपल है, इसमें भी लॉ क्या कहता है कि आप कैपिटल बढ़ाओ, इसमें भी लॉ वही कहता है कि आप कैपिटल बढ़ाओ और फिर आप बायबैक कर लो। कितना कैपिटल बढ़ाओ? जितना कैपिटल कम कर रहे हो। कैपिटल कितना कम होता है? नॉमिनल वैल्यू, तो बढ़ाना भी कितना है? नॉमिनल वैल्यू। अब पैसा कैसे अरेंज करोगे बायबैक के लिए? यहां लॉ फिर से साइलेंट है, इसीलिए ये दोनों चैप्टर में एक साथ ही बढ़ाता हूं। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर वे है, सिमिलर लॉजिक्स हैं, कुछ खास बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? ध्यान दो। तो इसमें भी क्या होगा, पहले आप पैसे अरेंज करोगे,
अब पैसे अरेंज आप कहीं से भी कर सकते हो। नॉर्मली जो एडजस्टमेंट आता है वो है कि आपके पास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स होता है, लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं, वो आप बेच देते हो, पैसा आ जाता है। अब वो भी प्रॉफिट या लॉस में आप बेचोगे, वो भी आप प्रॉफिट या लॉस में बेचोगे। तो क्या एंट्री होगी, ये है नॉर्मल एंट्री, ना प्रॉफिट ना लॉस, पैसा आएगा बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है, जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, पैसा बैंक में आ जाएगा, डेबिट द रिसीवर। तो ये पार वाला है, मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं है। और अगर लॉस है तो क्या होगा, सपोज 1 लाख के सिक्योरिटीज हैं, आपने 90 में बेचे, 1 लाख के सिक्योरिटीज आपने 90 में बेचे, पैसे कितने आएंगे 90,000, और इन्वेस्टमेंट्स कितने के जाएंगे, वो तो 1 लाख के ही जाएंगे, तो 10,000 कम आए, वो आपका लॉस है, वो आप पीएनएल में डेबिट कर दो, पीएनएल में 10,000 डेबिट कर लो। और अगर प्रॉफिट में बेचा है तो वही पीएनएल में क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक डेबिट, अब पैसे ज्यादा आएंगे 1,10,000, इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ही जाएगा, और अब प्रॉफिट हो रहा है तो वो पीएनएल में आप 10,000 वहां क्रेडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक अकाउंटिंग आपको ध्यान रखनी है। तो पहला है कि वो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, प्रॉफिट लॉस वैल्यू सब दी रहती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल एंट्री पास करनी है। अब वही दिया है, देखो फ्रेश इशू आप कर रहे हो तो डिबेंचर इशू करोगे, पार पे किया तो बैंक टू डिबेंचर, नॉर्मल पार की एंट्री, प्रीमियम पे है तो बैंक में पैसे ज्यादा आएंगे, उतना एक्स्ट्रा जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालोगे, तो ये भी नॉर्मल एंट्री है। अब बायबैक होगा, सेम, पहले आप शेयर्स ले लो, शेयर्स तो पार वैल्यू पे ही आएंगे। अब बायबैक कितने पे होता है, नॉर्मली वो मार्केट प्राइस पे होता है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल 10 का शेयर है, 100 में बायबैक होगा, 10 का शेयर 100 में बायबैक हो रहा है, तो 90 रुपए क्या है, लॉस है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जैसे था वैसे ही इसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक, तो 90 रुपए लॉस आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, 90 रुपए आपको लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दिया है। तो कैंसिल जब मैं करूंगा, जब शेयर्स वापस आएंगे, बायबैक करूंगा, तो 10 रुपए का तो शेयर आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, शेयर आएगा 10 रुपए का। अब जो 90 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो मेरा लॉस है, अब वो देखो सेट ऑफ होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहला ऑप्शन वही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व हम पहले यूज करते हैं, ये भी लॉजिक आप ध्यान रखना। अगर मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व भी है, मेरे पास फ्री रिजर्व भी है, मैं कौन सी यूज करूंगा पहले, मैं पहले रेस्ट्रिक्टेड करूंगा, कि फ्री तो और भी जगह पे बाद में मैं यूज कर सकता हूं, पहले मैं फ्री रिजर्व यूज कर लूंगा, तो फिर रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व बच गई तो फिर वो तो रेस्ट्रिक्टेड होंगी। इसीलिए पहले जो रेस्ट्रिक्टेड है, अगर वो मेरे पर्पस के लिए अवेलेबल है तो पहले वो यूज कर लो, रेस्ट्रिक्टेड वाली पहले यूज करो, क्योंकि उसके लिमिटेड यूज है। फ्री तो फ्री है भाई, कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसको बचाओ। ठीक है, तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम तो फ्री रिजर्व से आप वो लॉस एब्जॉर्ब कर लो। और 2 इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, 90 रुपए प्रीमियम, और शेयर होल्डर को कितने आपको देने पड़ेंगे, 100 रुपए, और फिर आप वो पे कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 100 रुपए, और 2 बैंक क्रेडिट, ये तो नॉर्मल एंट्री है, पेमेंट की एंट्री। शेयर होल्डर्स पैसे रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, बैंक हमारे ब्याज पे पैसे दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो 100 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। और अब दिया है कि सीआरआर में भी ट्रांसफर करना पड़ सकता है, यहां पे भी सेम ऑप्शन है कि कैपिटल कैसे बढ़ाओगे, या तो नए शेयर, अदर क्लास ऑफ शेयर्स आप इशू करो, या फ्री रिजर्व्स को सीआरआर में ट्रांसफर करो, तो वही वाला है। अब यहां पे ध्यान देना है सर, यहां पे ध्यान देना है सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस ये एक ही फर्क है, ये एक ही फर्क है, ये एक ही फर्क है। ठीक है, ये एक ही फर्क है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी यहां आप यूज कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके 2-3 वजह हैं, यहां पे 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन है कि यहां पे दिया हुआ है, सोर्सेस में डायरेक्टली लॉ में दिया हुआ है, लॉ में कहीं लिखा नहीं है कि प्रीमियम सिर्फ प्रीमियम के लिए यूज करना है, बायबैक के लिए यूज हो सकता है। और इवन ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो, सेक्शन 55 में भी, सेक्शन 55 में भी अगर आप ध्यान दोगे, जो 4th पॉइंट है उसका, उसमें जब प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की बात आती है तो वहां उन्होंने प्रीमियम वर्ड यूज किया हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो वहां बहुत क्लियर है कि प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ प्रीमियम के लिए ही जो लॉस एब्जॉर्ब करना होता है प्रीमियम का, उसी के लिए ही सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब 5th पॉइंट आप पढ़ोगे ई वाला, उसमें सिर्फ बायबैक लिखा है। अगर उनका इंटेंशन होता कि सिर्फ प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए ही होता तो वो लिख सकते थे कि लॉस ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, जो भी होगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो वहां वो लिखा ही नहीं है, वहां लिखा है सिर्फ बायबैक। और फिर एक और चीज,
कि फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी इस सेक्शन के लिए लिखा हुआ है। तो ये तीन रीजंस के वजह से लॉ का इंटेंट दिख रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस ये एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये एक ही चीज है जो डिफरेंट है प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक में। क्लियर है? तो फ्री रिजर्व तो आप यूज कर ही सकते हो, पीएनएल और जनरल रिजर्व जिसमें आते हैं। यहां पे अलग से आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और सीआरआर में कितना ट्रांसफर करोगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक। ठीक है, तो जो लॉस है उसके लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, और जो पार वैल्यू के लिए जो आप सीआरआर में ट्रांसफर करोगे उसके लिए भी प्रीमियम अवेलेबल है। क्लियर है? और फिर अगर कुछ बायबैक का खर्चा हो रहा है, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होंगे, आप ऑफर दे रहे हो, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1-on-1 ऑफर दे रहे हो तो नोटिसेस देनी पड़ती हैं, बहुत सारा उस पर खर्चा होता है, तो वो अलग से भी आप उसकी एंट्री पास कर सकते हो। बायबैक एक्सपेंस टू बैंक, नॉर्मल जो खर्चे का पेमेंट होता है, और उसको बाद में साल के आखिरी में पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल एंट्री है। तो ये बस ध्यान देना, पूरा देखो प्रेफरेंस शेयर जैसा ही है, सिर्फ एक ही फर्क है, ये वाला जो आपको ध्यान देना है, सिर्फ एक ही फर्क है। ठीक है, आ रहा है? नोट कर लिया आपने? चलिए सर, तो ये आपका हो गया, पूरी थ्योरी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी। अब आ जाओ सर एमसीक्यूज पे, अब आ जाओ एमसीक्यूज पे, अब अप्लाई करो, जो भी पढ़ा उसको अप्लाई करो। आ जाओ, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस आ जाओ, करें स्टार्ट। चलिए आ जाइए। फर्स्ट देखो, टाइप्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस काफी कम है, क्योंकि टाइप ही इतने हैं। मैं क्या करूं, टाइप ही 2 या 3 ही है, उसमें बस नंबर बदल बदल के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, वेराइटी नहीं है। कंपनी इशूज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर द रिडम्पशन ऑफ 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। 15,000 प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करने, इसी के लिए इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 10,000 एट 20% प्रीमियम। 10 वाले हैं 20% प्रीमियम पे, यानी कि 10 के 12 में इशू किए हैं। 10 का 20% 2 रुपीज, तो 12 रुपीज में आप इशू कर रहे हो। इफ कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स द अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर विल बी। बोलो कि सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है आपसे पूछा जा रहा है, मतलब पार्टली पार्टली वाला है, पार्टली पार्टली वाला है। और न्यू इशू कितने कर रहे हैं वो दिया हुआ है, न्यू इशू कितना कर रहा है वो दिया हुआ है, तो उससे कितना ऑटोमेटिकली कैपिटल बढ़ गया, उससे कितना ऑटोमेटिकली कैपिटल बढ़ गया, ये देख लो पहले। और जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है वही सिर्फ सीआरआर से पूरी होगी। ठीक है, तो बताओ मुझे पूरी रिक्वायरमेंट कितनी है, पूरा रिडम्पशन कितना है? 15,000 इंटू 10। नॉमिनल वैल्यू रिडीम, नॉमिनल वैल्यू रिडीम कितनी है? 15,000 इंटू 10, यानी 1,50,000 का रिडम्पशन है। इतना कैपिटल हम डिक्रीज कर रहे हैं। अब बताओ इक्विटी इशू करने से कितना कैपिटल बढ़ रहा है, मुझे बताओ। ये 10,000 शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो, इसकी एंट्री क्या पास करोगे? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 12, 1,20,000। पैसा तो 1,20 आएगा सर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे आएगा 1 लाख, और जो आपका 2 रुपए का है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो कैपिटल कितना बढ़ा? 1 लाख। तो जिनको भी यहां लगता है कि 12 रुपए से कैपिटल बढ़ रहा है, किसी को भी, कोई भी पूरे इंडिया में जितने भी सीएस के बच्चे हैं, किसी को भी जब भी ये कंफ्यूजन हो कि यार 10 का 12 में इशू कर रहे हैं तो 12 रुपए का कैपिटल बढ़ रहा है, ऐसा जब आपको आशंका होगी, आप बस उसकी जर्नल एंट्री पास कर लो, सिर्फ जर्नल एंट्री पास कर लो, आपकी आशंका दूर हो जाएगी। ठीक है, बैंक में पैसा 1,20 आ रहा है सर, पैसा कैपिटल नहीं होता, पैसा कैपिटल नहीं होता। ठीक है, यहां आप कैपिटल कितना क्रिएट कर रहे हो? शेयर सर्टिफिकेट आप कितने के इशू करोगे? 1 लाख के इशू करोगे, तो कैपिटल सिर्फ 1 ही लाख यहां पे रेज हो रहा है, 10 रुपीज का ही कैपिटल बढ़ रहा है। क्लियर है? तो वो आप माइनस कर लो। एक लाख, तो ये आपका बैलेंस रिक्वायरमेंट है। कितना है? 1,50,000 माइनस 1 लाख, मतलब 50,000 का प्रॉफिट आपको सीआरआर में ट्रांसफर
करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो 20,000 का प्रीमियम है वो यहाँ पे कोई काम का नहीं है। जो 20,000 का प्रीमियम है वो आपको यहाँ पे कोई काम का नहीं है। क्लियर है? तो एकदम सिंपल है, लॉजिक क्लियर होना, मैं बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं इस पूरे यूनिट में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए बोलिए सर। 5 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूरा नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, आर टू बी रिडीम बाय इशू ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच फॉर 125। 100 का है, 125 में इश्यू कर रहे हैं। सेम कितना कैपिटल बढ़ेगा? 100 रुपए ही बढ़ेगा। एंट्री पास करके देख लो, ऊपर का 25 कैपिटल नहीं है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। बोलो तो सीआरआर कितना ट्रांसफर होगा? सेम नॉमिनल वैल्यू रिडीम कितनी है? 5 लाख दिया हुआ है, माइनस इक्विटी इशू करके कितना कैपिटल बढ़ेगा? 2000 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपए। बोलो कितना आएगा? 2000 इंटू 100 2 लाख, 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख। यहां पे भी आपको प्रीमियम को कंप्लीटली इग्नोर करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक डिबेंचर का एलिमेंट आएगा, तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि डिबेंचर कैपिटल नहीं है। पैसे रेस करने के लिए आप कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको आप कैपिटल नहीं मान सकते सर। ठीक है, बोलो। सी लिमिटेड हैड 3000 12%। ये सर 12% यहाँ पे क्या कर रहा है? ये रेट ऑफ डिविडेंड है, पता होगा आपको, इसका कोई काम नहीं है। 3000 redeemable preference share of 100 each fully paid up. Company had to redeem these shares at a premium of 10%. ध्यान दो, प्रीमियम ऑफ 10%। तो नॉमिनल वैल्यू रिडीम कितना है? 3000 इंटू 100 ही आएगा, 3 लाख। 3 लाख का आपका नॉमिनल वैल्यू का रिडम्पशन है। तो कैपिटल कितना बढ़ाना है? 3 लाख ही बढ़ाना है। ऊपर का जो प्रीमियम है वो तो लॉस है, वो आप रिजर्व से सेट ऑफ कर सकते हो। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, और डिबेंचर्स 1000 आप इशू कर रहे हो ऑफ 100 ईच। तो पैसा तो डिबेंचर का आ जाएगा, पैसों का हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, अमाउंट वी हैव फुल्ली रिसीव्ड, पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, सफिशिएंट प्रॉफिट्स है हमारे पास। बताओ ट्रांसफर कितना होगा सीआरआर में? सेम लॉजिक। बोलो 3 लाख का नॉमिनल वैल्यू का रिडम्पशन हो रहा है, तो 3 लाख का कैपिटल आपको बढ़ाना है। जो 2 सिक्योरिटीज आपने ऊपर इशू की है उसमें से कितना कैपिटल बढ़ रहा है वो मुझे बताओ। बोलो 20,000 शेयर्स हैं 10 रुपए के, तो कितना कैपिटल बढ़ेगा? 2 लाख। और 1000 इंटू 100 1 लाख, लेकिन ये कैपिटल नहीं है, लेकिन ये कैपिटल नहीं है, डिवेंचर कैपिटल नहीं है, तो उसको आप इग्नोर करो। तो 2 लाख का इक्विटी की वजह से आपका कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है। तो सीआरआर के थ्रू कितना बढ़ाना पड़ेगा? बचा हुआ रिमेनिंग 1 लाख, बचा हुआ रिमेनिंग 1 लाख। क्लियर है? आ रहा है क्या? आ रहा है? थम्स अप दो भाई, थम्स अप, थम्स अप, व्हाट्सएप थम्स अप। चलिए बढ़े आगे। तो इसमें नॉर्मली यही आता है, सीआरआर में कितना ट्रांसफर करें, या क्या आ सकता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करें। तो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मूला क्या होगा, कितना नॉमिनल वैल्यू रिडीम्ड है वो आप निकालो, डिवाइडेड बाय आपको सिर्फ पार वैल्यू करना है। कैपिटल कितने से बढ़ता है? 1 शेयर इशू करने से कितना कैपिटल बढ़ता है? पार वैल्यू। तो आपको हो सकता है एट पार इशू कर रहे हैं वो दिया हो, या प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं वो दिया है, पर लेना तो पार वैल्यू ही है। ठीक है, तो फुल प्रॉब्लम लास्ट में मैं बताऊंगा। पहले अपन पूरी थ्योरी एमसीक्यू जो मैंने आपको दे दिए हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब शेयर कैपिटल चैप्टर का लास्ट डे आएगा, शेयर कैपिटल चैप्टर का जब लास्ट डे आएगा ना, तब मैं आपको एक्स्ट्रा जो भी कराना होगा बताना होगा, छोटे छोटे फुल क्वेश्चंस अगर मुझे कराने होंगे तो वो मैं करा दूंगा। तो सब कराऊंगा, बिल्कुल आप मतलब भरोसा रखें। बड़ा भाई हूं मैं आपका, ऐसा मान के आप चलो कि मैं स्किप कुछ भी नहीं कराऊंगा सर। अब जो दिया हुआ है पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा के चक्कर में मेरा बेसिक कुछ रह जाए। मुझे यही बस कंसर्न है कि शेड्यूल डिले ना हो, ऐसा ना हो कि थ्योरी हुई नहीं है और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ऐसा भी ना हो। इसलिए पहले बेसिक कर लेते हैं, पूरा जो दिया है मटेरियल उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और जो लास्ट डे जब आएगा ना तब भले 2 घंटे क्या 3 घंटे ले लेंगे। लास्ट डे पे मैं थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके आपको मैं सारी चीजें जो मुझे बतानी होंगी वो मैं बताते जाऊंगा। मैं सब नोट करते जा रहा हूं कि और क्या क्या चीजें बतानी है, तो आप घबराइए नहीं। 8 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके फेवर में ही यूज करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर, अब आते हैं बायबैक पे। ठीक है, बायबैक के भी बड़े क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं, आप डरो मत। ठीक है, अभी स्ट्रिक्टली पेपर पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। चलिए, इसमें भी सेम है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। बोलो
सेम लॉजिक, सब सेम है, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं है। बोलो इक्विटी शेयर्स, अब यहां पास प्रेफरेंस शेयर्स की जगह इक्विटी शेयर बायबैक हो रहे हैं, तो नाम बदल जाएगा कि इक्विटी शेयर 2 लाख के हैं, बायबैक कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, यहां उल्टा है, इक्विटी बायबैक कर रहे हैं और कैपिटल बढ़ाने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में क्या कर रहे थे, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे थे और उसके लिए इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे, बस वो रिवर्स हो गया। ठीक है, अमाउंटिंग टू 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10। तो बायबैक भी प्रीमियम पे है, नया इशू भी प्रीमियम पे है, पर दोनों प्रीमियम कोई काम के ही नहीं है, दोनों प्रीमियम कोई काम के ही नहीं है। ना इशू का प्रीमियम काम का है, ना रिडम्पशन का प्रीमियम काम का है, क्योंकि हमको कैपिटल कितना बढ़ाना है हम उसकी बात कर रहे हैं। कैपिटल जब बढ़ाने और कम करने की बात हो रही है तो दोनों में प्रीमियम आता ही नहीं है, तो बस आपको प्रीमियम प्रीमियम हर जगह इग्नोर करना है। ठीक है, कितना कैपिटल में रिडीम कर रहा हूं, 2 लाख, कितना कैपिटल में रिडीम कर रहा हूं, 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर इशू करके कितना कैपिटल ऑलरेडी बढ़ गया है, 1 लाख, ऊपर का 10,000 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया होगा, तो कितना सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, 1 लाख। एकदम सिंपल है। रिडम्पशन का भी प्रीमियम इग्नोर करो, वो तो लॉस है, हम रिजर्व्स में से सेट ऑफ करेंगे, वो कैपिटल थोड़ी बढ़ाना है, हमको फेस वैल्यू जितना ही कैपिटल बढ़ाना है, क्योंकि फेस वैल्यू पे ही वो रिकॉग्नाइज होता है। क्लियर है, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, रिमेनिंग 1 लाख वी हैव टू इंक्रीज बाय ट्रांसफरिंग फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर। क्लियर है, आया, कमेंट करो। चलिए बोलो, अब ये भी आ गया, देखो नंबर ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर बायबैक। ध्यान दो, N had 90,000 equity shares of 100 each fully paid up. Company decided to buy back 10% shares at par by issue of sufficient number of preference shares. Company do not have any reserves. ठीक है, रिजर्व कुछ भी नहीं है, पूरा प्रेफरेंस शेयर इशू करके करना है। हाउ मच प्रेफरेंस शेयर आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ न्यू प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट 10 ईच। बोलो 10 ईच में अगर है तो नए प्रेफरेंस शेयर्स कितने हम इशू करें, बोलो। बोलो। अच्छा, इसमें गूगली है, शायद मेरा आंसर जो बुक में दिया है वो शायद गलत है। ठीक है, शायद गलत है, कंफर्म गलत है। यस, मैंने भी देखो गूगली पकड़ी नहीं, सोच के देखो, मेरे से ही गलती हो रही है तो आप क्या खेत की मूली हो। ध्यान दो, यहां क्या लिखा है, कंपनी हैड 90,000 इक्विटी शेयर, बहुत ही छोटी गलती है। ठीक है, हो सकती है, एडमिट कर रहा हूं मैं। ठीक है, 90,000 शेयर्स ऑलरेडी हैं, 90,000 शेयर्स बायबैक नहीं हो रहे, 90,000 शेयर आपके हैं और उसमें से सिर्फ 10% ही बायबैक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं शायद मिस आउट कर गया अमाउंट निकालते वक्त। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी बायबैक हो रही है, बोलो। 90,000 तो मेरे टोटल शेयर्स हैं, उसका 10% यानी कि सिर्फ 9,000 शेयर्स ही बायबैक हो रहे हैं, सिर्फ 9,000 शेयर्स ही बायबैक हो रहे हैं और वो उसका फेस वैल्यू है 100। तो कितना नॉमिनल वैल्यू बायबैक कर रहा हूं मैं, 9,000 इंटू 100, यानी कि 9 लाख वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू का बायबैक हो रहा है। इतना कैपिटल आपका कम होगा, मतलब इतना कैपिटल आपको बढ़ाना है। अब एक प्रेफरेंस शेयर इशू करके आपका कितना कैपिटल बढ़ेगा, 10। भले पार पे इशू कर रहे हैं, यहां पे प्रीमियम भी दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एट 10 रुपीज ईच लिखा है ना, यहां 12 लिखा होता, 15 लिखा होता, 50 लिखा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना लोगे, पार वैल्यू। तो बोलो कितना आएगा, न्यूमरेटर आएगा 9 लाख, 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, यू आएगा 90,000 शेयर्स, 90,000 शेयर्स। ठीक है, मेरे बुक में क्या है एक बार देख लो, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप देख लो, कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो 90,000 शेयर्स आएगा सर। ठीक है, रिडम जो बायबैक है वो 90,000 शेयर्स का नहीं है, उसका 10% ही बायबैक हो रहा है, यानी 9,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच का ही बायबैक हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, अपनी आदत होती है ना, पूरा जो दिया है पूरा ही बायबैक हो रहा है, ऐसी आदत होती है, पर यहां 100% बायबैक नहीं हो रहा है, 10% ही बायबैक हो रहा है, तो वो 10% से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं। ठीक है, तो मैं करेक्शन कर दूंगा, अगर गलत होगा तो मैं करेक्शन कर दूंगा, और जो फाइनल फाइल मैं आपको दूंगा पूरा सीएमए सीरीज के बाद, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। चलिए बढ़े आगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, लॉ में भी आते हैं, सिक्योरिटी लॉ में भी आते हैं, कंपनी लॉ में भी आते हैं और कंपनी अकाउंट्स में भी आते हैं। ठीक है, तीनों में आते हैं। इसी के मैं वही बड़े वाले क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, इसके भी बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, तो पूरा क्वेश्चन है फुल फ्लेज। ठीक है,
इन्फॉर्मेशन है, ऑडिटेड बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर्स हैं 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स हैं इंटू 10 तो 30,000 का पूरा कैपिटल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 3,000 लैक्स रुपीज, जनरल रिजर्व 10,000 लैक्स रुपीज, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। फिर बोला है कंप्यूट द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द बायबैक इज परमिटेड इन द फाइनेंशियल ईयर। अब एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो भी हैं आउटस्टैंडिंग उसका 25%, क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 25%। दूसरा है कि जो भी आपका नेटवर्थ है यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, फ्री रिजर्व, सॉरी रिजर्व सरप्लस पूरा नहीं आता, फ्री रिजर्व्स और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो है पूरा आपका नेटवर्थ, इसका 25% का जो वैल्यू आएगा उतना बायबैक आप कर सकते हो। और तीसरा आता है डेट इक्विटी रेशियो आपको 2:1 रखना है। ठीक है, अब जब आप इसकी डिटेलिंग में जाओगे, जब मैं आपको एक फुल प्रॉब्लम भी पढ़ाने वाला हूं कि सेकेंड और थर्ड वाला जो ये है सिचुएशन, इसमें आपको बायबैक प्राइस भी लगती है, बरोबर। बिना बायबैक प्राइस के आप ये दोनों कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, बायबैक प्राइस ही नहीं दी है, बायबैक प्राइस दी नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। अज्यूम कैसे करोगे भाई? 10 करोगे, 12 करोगे, 15 करोगे, 25 करोगे, कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। रिटर्न पेपर है तो आप अज्यूम करके सॉल्व करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एमसीक्यू है तो सेकंड थर्ड वाला पॉसिबल ही नहीं है। आप सिर्फ फर्स्ट वाला ही कैलकुलेट कर सकते हो और उसी से आपको आंसर करना पड़ेगा। ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं, मैंने आंसर दिया हुआ है पूरा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर आप ध्यान दो, मैं वहां मैंने अज्यूम किया है। एमसीक्यू पेपर में अज्यूम कैसे करोगे यार, मुश्किल है ना। तो 3 क्राइटेरियाज हैं, पर सेकेंड और थर्ड में आपको बायबैक की प्राइस लगती है, प्राइस दी होती है जब, तभी आप वो यूज कर सकते हो। तो इस केस में मैं सिर्फ पहला ही कंडीशन ले रहा हूं कि जितना भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है? 3 लाख शेयर्स। नंबर कितने हैं? 3 लाख शेयर्स। इसका 25% आप बायबैक कर सकते हो बाय एसआरएनजीएम से, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप 25% तक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी घुमा के दिया जा सकता है। अब पॉसिबिलिटीज ध्यान दो, अगर मैं यहां लिख दूं मैक्सिमम लिमिट विच कैन बी बायबैक, यहां मैं अगर लिख दूं बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप 25% नहीं लगा सकते। अगर यहां बोर्ड रेजोल्यूशन लिखा है तो यहां फिर मैं क्या लूंगा? 10%। यहां लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन तो मुझे लेना पड़ेगा 25%। कुछ नहीं लिखा है तो फिर 25% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे 3 अलग अलग सिचुएशन है। बोर्ड रेजोल्यूशन भी दिया जा सकता है, स्पेसिफिकली स्पेशल रेजोल्यूशन भी दिया जा सकता है, या जैसे एक क्वेश्चन है आप साइलेंट भी रह सकते हो। तो क्या करना है? बोर्ड रेजोल्यूशन है तो 10 लेना है, एसआर दिया है तो 25 लेना है, कुछ भी नहीं दिया तो भी 25 ही लेना है। ठीक है, तो ये आएगा 750 लैक्स। तो ध्यान दो, ठीक है, आंसर इतना ही है। अब अगर सर दिया जाए तो क्या होगा, तो मैं आपको 10 रुपीज के हिसाब से देता हूं और एक होमवर्क भी दे देता हूं कि अगर 20 रुपीज रहा तो क्या होगा, वो आप निकाल के देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मैं कमेंट में आपको आंसर देते रहूंगा कि वो सही है कि नहीं। और हुआ मेरा तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर बायबैक प्राइस 10 है, फॉर एग्जाम्पल बायबैक प्राइस 10 है, तो क्या होगा बोलो? सेकेंड बोलो कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम इनटू 25%, इतना अमाउंट का बायबैक आप कर सकते हो। अब एक बायबैक से कितना रिडक्शन होता है इसमें, ये भी आप ध्यान दो। यही मैं लॉजिक समझाना चाहता हूं कि अगर मैं बायबैक कर रहा हूं, अब बायबैक अगर ज्यादा पे है, यहां अगर आप ध्यान दो कि वही ऐसे 10 का 10 में आपको समझेगा नहीं, लॉजिक नहीं समझ में आएगा, मैं 20 ले लेता हूं। 10 का तो आंसर आपके बुक्स में दिया ही है, वो तो बुक्स में ही दे दिया है मैंने, 20 ले लेते हैं। अब 20 का ब्रेकअप क्या होगा कि 10 फेस वैल्यू है और 10 प्रीमियम है, मतलब आपका लॉस है, आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, तो 10 फेस वैल्यू है और 10 प्रीमियम है। आई ख्याल में? अब मैं एक शेयर अगर बायबैक करता हूं तो उसका माइनस कहां से होगा? 20 रुपए जो मैं दे रहा हूं ये बुक्स में कहां से माइनस होगा? तो 10 रुपए माइनस होगा आपके फेस वैल्यू में से, और 10 रुपए जो लॉस है आप वो इन्हीं में से तो एब्जॉर्ब करते हो ना,
इन्हीं में से एब्जॉर्ब करोगे, या तो फ्री रिजर्व यूज करोगे या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करोगे। तो पूरा का पूरा 20 रुपए यहीं से तो जाता है। समझ में आ रहा है? इसका जो डिनोमिनेटर आपको लेना है ना, वो अमाउंट लेना है जिससे नेटवर्थ कम होता है। 10 रुपए से नेटवर्थ कम होता है, फेस वैल्यू से नेटवर्थ कम होता है, या पूरे बायबैक प्राइस से कम होता है? पूरे बायबैक प्राइस से कम होता है, क्योंकि 10 रुपए आप कैपिटल से नॉक ऑफ करते हो और 10 रुपए आप लॉस यहां से ही एब्जॉर्ब करते हो। इसीलिए यहां पे मैं 20 लूंगा। एक शेयर बायबैक करने से मेरा कितना नेटवर्थ कम होगा? 20 रुपए कम होगा। तो ये लॉजिक समझो, ठीक है? तो इसीलिए बायबैक प्राइस होना बहुत जरूरी है। तो बोलो, इस केस में मेरा इक्विटी है 30,000, 30, 3 और 10, 30, 10 और 3, ये टोटल हो गया इसका 25% और उसका 20 रुपए। बोलो, निकालो फटाफट। 30,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 यानी 43,000, उसका 25%, दैट कम्स टू 10,750 डिवाइडेड बाय 20। अब ये बुक से मैच मत करना, मैंने जो बुक्स में दिया है आंसर उससे मैच मत करना भैया, उसमें 10 रुपए लिया है मैंने, ये 20 ले रहा हूं, मैच मत करना। सर आपके बुक्स में तो अलग दिया है, ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं मेरे को। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, वो 10 से निकाला है मैंने, वहां 10 अज्यूम किया, यहां मैं 20 अज्यूम कर रहा हूं। तो ये आएगा 537.5 लैक्स शेयर्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं अलग से, ठीक है? और सेकंड है कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। अब ये भी बहुत ध्यान से सुनो, पूरा लॉजिक मैं बता रहा हूं, ओल्ड सिलेबस वाले भी पूरा ध्यान से सुने कि आफ्टर द बायबैक मेरा 2:1 से रेशो कम नहीं होना चाहिए, 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। अब 2:1 का मतलब क्या होता है? 2:1 का मतलब क्या होता है कि जितनी भी मेरी डेट है, लॉन्ग टर्म जो भी मेरी डेट है, उसका हाफ 2:1 यानी 2/3 और 1/3 ऐसा होता है 2:1। यानी अगर इक्विटी 1 है तो डेट 2 है, तो आपस में इनका क्या रेशो है? 2:1। आ रहा है को समझ में कि डेट अगर 2 है तो इक्विटी 1 है, यानी आधा है। तो जितना भी मेरा डेट है उसका आधा मेरा इक्विटी कम से कम होना चाहिए। अगर वो उससे कम हो गया तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी मैंने कुछ अलग बोला होगा। तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2:1 से ज्यादा हो जाता है तो रिस्की माना जाता है, स्टैंडर्ड रेशियो एनालिसिस में हमने पढ़ा है। तो बेसिकली यहां पे आपको क्या समझना है कि इक्विटी कम से कम कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ डेट, ठीक है? 2:1 का रेशियो होता है। तो डेट यहां पे दिया हुआ है। अब जब आप बायबैक कर रहे हो, डेट पे कोई फर्क पड़ रहा है? बायबैक तो इक्विटी का हो रहा है ना, तो इक्विटी रिड्यूस होता है उसमें, डेट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए चालू डेट से करना पड़ेगा कि डेट कितना है। अब इक्विटी कितना रखना है वो आपको निकालना है, उससे नीचे नहीं जा सकती इक्विटी, उससे नीचे नहीं जाएगी। उस इक्विटी अगर नीचे गई तो रेशो 2:1 से ज्यादा हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो बोलो डेट कितना है। अब यहां पे वो भी कंफ्यूजन है कि सर डेट में क्या क्या आता है। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं एज अ टीचर मुझे लगता है कि डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड्स। डेट इक्विटी रेशियो भी आप पढ़ोगे, अगर डेट इक्विटी रेशियो भी पढ़ोगे तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है। एफएम में भी वही आता है, दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं दोनों को कनेक्ट करके बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। करंट लाइबिलिटी आता ही नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं आता। करंट लाइबिलिटी वैसे भी पैसा थोड़ी होता है, करंट लाइबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ में आपको गुड्स मिलते हैं, कुछ में आपको सर्विसेज मिलती हैं। तो करंट लाइबिलिटी इज नॉट फंड्स, वो पैसा नहीं मिला आपको, हम यहां पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक है कि क्यों नहीं आता। तो मेरे हिसाब से सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों ये फंड्स ही होते हैं, ये करंट लाइबिलिटीज नहीं है। क्लियर है? तो पैसा जो भी है, अब अगर शॉर्ट टर्म लोन दिया है तो वो आप ले सकते हो क्योंकि वो लोन है, उसमें आपको पैसा मिला है। पैसा ले सकते हो अगर लेना ही है। अगर आपको लगता है कि नहीं शॉर्ट टर्म भी आना चाहिए तो सिर्फ लोन लो, क्रेडिटर मत लो। क्रेडिटर में पैसा थोड़ी आया था। बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, पैसा मिलता है, लेकिन क्रेडिटर्स नहीं ले सकते, बिल्स पेएबल नहीं ले सकते। ये सब में आपको गुड्स या सर्विसेज मिलती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं ले सकते, ये सब मत लो। जहां जहां पैसा मिला है, जो जो फंडिंग का पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है,
वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पे दो हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो 40 और 22, 40,000 प्लस 22,000, इसका हाफ, बोलो कितना आएगा? 62, 62 का आधा 31। तो ये 31 का क्या मतलब है कि मेरा जो इक्विटी है अभी जितना भी हो वो कम हो सकता है, बिकॉज ऑफ बायबैक इक्विटी कम होगा, पर वो 31 से नीचे नहीं जा सकता। तो मैं कितना इक्विटी को रिड्यूस कर सकता हूं बिकॉज ऑफ बायबैक, ये अपने को मिलेगा। बोलो रिडक्शन कितना हो सकता है? रिडक्शन कितना हो सकता है? एग्जिस्टिंग कितना है हमारा इक्विटी? इक्विटी का मतलब भी क्या होता है? पूरा नेटवर्थ। इक्विटी का मतलब भी क्या होता है? पूरा नेटवर्थ। ऊपर हमने निकाला ना, ये तीनों आइटम आएंगे, बोलो कितना आया था? 43। तो अभी 43,000 आपका इक्विटी है और आपको कम से कम 31 तो रखना ही है टू मेंटेन द 2:1 इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो। तो इतना आप रिडक्शन कर सकते हो। अब एक शेयर बायबैक करने से कितना इक्विटी कम होगा? 20। सेम लॉजिक जो मैंने ऊपर बताया, 10 रुपए तो फेस वैल्यू से नॉक ऑफ होगा इक्विटी शेयर कैपिटल से, और 10 रुपए लॉस है वो आप फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से एब्जॉर्ब करने वाले हो। तो पूरा 20 रुपए का रिडक्शन आता है, तो डिवाइडेड बाय 20 आएगा, मतलब इतने शेयर आप बायबैक कर पाओगे। 43,000 से नेटवर्थ रिड्यूस करके आप 31 तक जा सकते हो, यानी 12,000 रिड्यूस कर सकते हो। 12,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आएगा 600 लैक्स शेयर्स। आए ख्याल में? और ये तीनों में क्या लेंगे? विच एवर इज लेस, जो सबसे कम है वो मैक्सिमम बायबैक आप कर सकते हो, ताकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो अगर सुन लो, अगर मैं 20 बायबैक का अज्यूम करूं तो आंसर बदल जाएगा, और वो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो अज्यूम नहीं कर सकते। इसलिए सेकंड थर्ड कंडीशन अपन सॉल्व ही नहीं कर सकते अगर आपको बायबैक प्राइस दिया नहीं है तो। क्लियर है? तो अगर दिया जाए, अगर, तो ऑप्शन में आंसर दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होना। तो 750 या 537 या 600, विच एवर इज लेस। तो 537 इन दैट केस आंसर आएगा 537.5। अब इसको लोअर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, अपर राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ध्यान दो, अपर राउंड ऑफ करोगे तो फिर ये लॉ वायोलेट हो जाएगा। जब भी आपको लॉ कॉम्प्लाई करना होता है ना, तो राउंड ऑफ लोअर लिया जाता है, लोअर राउंड ऑफ लिया जाता है। अपर राउंड ऑफ लोगे तो लॉ वायोलेट हो जाएगा। तो 537 लाख शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ये आप लिख लो, लॉजिक भी बता दिया, सब बता दिया, लिख लो। अब फुल फ्लैज क्वेश्चन भी आया तो यही करना है, फुल फ्लैज क्वेश्चन आ भी गया तो यही करना है। लॉजिक्स पे ध्यान दो, बेस कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, मेन वो है। स्क्रीनशॉट ले लो और बुक्स में लिख लो, ठीक है। चलिए ठीक है सर, तो ये था जो मिनिमम मेरा कमिटमेंट था, वो मैंने कर दिया। पूरा थ्योरी बता दिया, उसमें सारे जर्नल एंट्रीज बता दिए, सारी थ्योरी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है वो भी बता दी, सारे जर्नल एंट्रीज समझा दिए, सारे एमसीक्यू जो मैंने दिए थे वो भी मैंने समझा दिए, ठीक है। आज संडे है भाई, तो इतना ही टाइम मिला, ठीक है। इच्छा थी और, पर संडे है तो इतना टाइम मिला, तो मैंने सोचा चलो मिनिमम जो कराने वो करवा लेते। कल अब हम आगे बढ़ेंगे, कल हम जो है ESOPs और बायबैक और सॉरी बोनस शेयर्स हम पढ़ लेंगे, और अंडरराइटिंग, ठीक है, वो देखूंगा मैं पहले क्या बाद में क्या, तो वो सब कंप्लीट कर लेंगे। और मैं लास्ट डे प्रैक्टिकल्स के लिए रखूंगा, लास्ट डे में पक्का एक दिन रखूंगा, और उसमें मैं आपको जितना हो सके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसके एडजस्टमेंट्स, फुल क्वेश्चन में से कैसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मुझे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने दो, जितना जितना मेरा मिनिमम कंटेंट दिया हुआ है वो मुझे पढ़ाने दो, और फिर शेयर कैपिटल का जो लास्ट डे आएगा उसमें हम सब एक्स्ट्रा आराम से बैठेंगे। 2 घंटे लगे, 3 लगे या 4 भी लगे ना सर, मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल पेशेंस रखें, आपको सब मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का इतना ही था लेक्चर सर, कल हम मिलेंगे, आगे बढ़ाएंगे, अंडरराइटिंग और ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो लाइक कर दो, पूरा देख लिया है तो लाइक भी कर ही दो, शेयर कर देना भाई फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में जहाँ पे भी आप हो, स्टेटस रख सकते हो आप। भलते ही भलते लोग पता नहीं क्या क्या स्टेटस रख देते हैं, गानों का, इसका उसका रखते हैं, हमारी टीचिंग का कभी किसी ने स्टेटस नहीं रखा, तो स्टेटस भी रख सकते हो सर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो, ठीक है।
कल मिलते हैं सेम 11 बजे, पौने 11 बजे याद से आ जाना, पौने 11 बजे याद से आ जाना, ठीक है। शराफत से अच्छे से देखो, रिव्यू भी दे दो, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा, क्या लगा, कुछ मिस आउट हो गया होगा तो वो भी बताओ ताकि मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँ। ये भी ध्यान रखना, कुछ आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर ने कवर करवाई नहीं, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर है? तो वो भी फीडबैक दे दो, कुछ रह गया होगा तो वो भी बता दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं लेने ही वाला हूं, मैं खुद ही बता रहा हूं, तो वो कमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, अच्छे से वीडियो देखते जाओ, आगे बहुत सारा और कंटेंट आने वाला है, बने रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।